चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ईबीसीएल के अंदर अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलता हूं कोपरा, कोबरा नहीं कोपरा, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। बहुत लोग इसको सीपीए भी बोलते हैं, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो मुझे ज़्यादा रिलेटेबल कोपरा लगता है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। चलिए जी, एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। चलो भाई, कोपरा पुराना वाला पढ़ रहे हैं, 1986 वाला पढ़ रहे हैं ना, नया वाला दैट इज 2019। तो न्यू कोपरा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? न्यू कोपरा। इसमें अगर आप न्यू इसलिए बोल रहा हूं कि बस बहुत हुआ तो मुझे लगता है 2 अटेम्प्ट निकले होंगे 2019 वाले पे, क्योंकि 2019 वाला भी लगते लगते टाइम लग गया ना। आप जानते नहीं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 लगते लगते हो गया 2014। ऐसे बहुत सारे एक्ट होते हैं, है ना। ईयर कुछ और लिखा होता है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा लेट होता है। तो ये आईसीएसआई के सिलेबस में अभी देखा जाए तो नया नया ही है, बहुत ज़्यादा पुराना हुआ नहीं है। जरा बताइए तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, जोर जोर से। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। अब ध्यान से सुनो, मैं जल्दी जल्दी बताता जाता हूँ, ठीक है। देखिए, ये जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं इसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। तो एक एक्ट जिसका काम है कंज्यूमर्स के राइट्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता कौन हो गया? कंज्यूमर, प्रोटेक्शन का हिंदी संरक्षण, ऐसे कुछ, और एक्ट का अधिनियम, है ना। तो इसका काम है कंज्यूमर के राइट्स को, कंज्यूमर के हितों की रक्षा करना। कंज्यूमर के हितों की रक्षा तब होगी जब आप उसको राइट्स देंगे और उसके राइट्स का प्रोटेक्शन भी करेंगे। तो ये जो एक्ट है ये एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जिस प्रिंसिपल का नाम है कंज्यूमर सॉवनिटी। मतलब कंज्यूमर सॉवनिटी का मतलब कंज्यूमर का भला हो, है ना। जो कि एक काउंटर डॉक्ट्रिन है फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पटर। जहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पटर कहता है जागो ग्राहक जागो, वहीं कंज्यूमर सॉवनिटी बोलता है कोई बात नहीं है, जग जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, आप अवेयर रहें, अपने राइट्स को लेके जागरूक रहें, आपको कोई ठग नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप ठगे गए तो हम आपकी रक्षा करेंगे, है ना। दैट्स द मोटो ऑफ, दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर आप देखें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है ना। जागो ग्राहक जागो तो खैर हमेशा ही सबसे पहले रहेगा। मेरा हमेशा मानना रहा है जो भी इंसान नॉलेजेबल है, अवेयर है, उसको कभी ठगा नहीं जा सकता, है ना। ठगा उन लोगों को जाता है जो डम्ब होते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं होता या नॉलेज होने के बावजूद वो आलसी होते हैं। एक्चुअली हम में से बहुत सारे लोग नॉलेजेबल खूब होते हैं पर हम आलसी होते हैं। अब हम सामान लेने के लिए जाते हैं, बहुत बार सामान बस खरीद के अपना झोला में रख लिया, कभी हम देखते नहीं हैं कि सामान को उठा के ऐसे चेक नहीं करते। हमें लगता है टाइम लग जाएगा, इसमें धक्का मुक्की हो रहा है, रोड पर पॉपुलेशन बहुत है ऐसे भी, तो हम आलस के चक्कर में क्या करते हैं, सीधा उठा के बहुत बार एक्सपायर्ड चीज़ भी घर में लेके चले आते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? तो ऐसा नहीं कि हमें मालूम नहीं कि एक्सपायरी चीज़ नहीं लेना चाहिए, हम थोड़े आलसी होते हैं। तो वही देखो, जागरूकता का कहने का मतलब ये होता है कि तो नॉलेजेबल बने और आप एक्टिव रहें। क्या रहें? एक्टिव रहें, आलस को छोड़ें। आलस तो हर जगह ही बुरा है ना। आलस तो सक्सेस का दुश्मन है, इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा लाइफ में, है कि नहीं। और जो मौसम अभी चल रहा है उसको तो ओवरराइड कर रहा है आलस, लेकिन धीरे धीरे मुझे लग रहा है एक्टिवनेस आना अब शुरू हो रहा है ना। बच्चे थोड़े अब पहले जगना स्टार्ट हो गए हैं, है ना। लग रहा है आप लोग पहले जगना स्टार्ट हो रहे हैं। पहले तुम 9 बजे उठते थे, 10 बजे उठते थे, आजकल 8-7 उठ रहे हो, हैं। कोई बच्चे कहेंगे हम तो अभी भी क्लास में सोए हुए हैं, आपको क्या लग रहा है? हम तो वो घोड़े हैं जो खड़े खड़े सोते हैं। चलिए खैर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ऑब्जेक्टिव फिर से बोल दो, टू प्रोटेक्ट द राइट्स या इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। थोड़ा मेरे साथ साथ बोला करो, रिवीजन करवा रहा हूँ। बोले तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोपरा? टू प्रोटेक्ट द राइट या इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये ऑब्जेक्टिव अचीव करता है अपने 2 अप्रोच से। द फर्स्ट इज, सेकेंड इज प्रोएक्टिव अप्रोच को हम क्या कहते हैं? रिएक्टिव अप्रोच को हम क्या कहते हैं? चलिए, सबसे पहले कोशिश की जाती है कि कंज्यूमर को इतना ज़्यादा अवेयर कर दो कि उसको ठगा ही ना जाए, उसके साथ ठगी ना हो। तो इस अप्रोच के अंदर
कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाए गए हैं, जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या बनाए गए हैं? काउंसिल्स। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे? सीपीसी। जिनका क्या काम है बोलो? सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस करते रहते हैं और कंज्यूमर को एजुकेट करते रहते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जागो ग्राहक जागो इन्हीं का इनिशिएटिव है। जागो ग्राहक जागो इज एन कंज्यूमर अवेयरनेस, है ना, टेक्निक ऑफ व्हाट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। ठीक है जी। क्यूरेटिव अप्रोच, रिएक्टिव। कंज्यूमर अब ठग लिया गया है, तो ठग लिया गया है तो भाई उस केस में अब तो एडजुडिकेशन होगा, मीडिएशन होगा, है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले तो भाई एक रेगुलेटर बनाया गया, जैसा क्या नाम है? सीसीपीए। फुल फॉर्म बोलो? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में सेंट्रल अथॉरिटी भी कहते हैं। जैसे सिक्योरिटी लॉ में सेबी को शॉर्ट फॉर्म में बोर्ड भी बोल देते हैं। देखा होगा सेबी एक्ट में बहुत जगह बोर्ड लिख के छोड़ देता है। नहीं, आप कंपनी लॉ में चले जाइएगा, आरओसी को रजिस्ट्रार भी बोल के छोड़ देता है। ऐसा है ना बहुत बार, है ना। तो एनसीएलटी को लोग ट्राइब्यूनल भी बोल के छोड़ देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे इसको सेंट्रल अथॉरिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंट्रल अथॉरिटी, क्योंकि इस एक्ट के अंदर इकलौता अथॉरिटी है। तो ये कौन है? रेगुलेटर है। कौन है? रेगुलेटर। तो सेबी हो गया कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, आरओसी, आरडी, एमसीए हो गया कंपनीज एक्ट का रेगुलेटर, कंपनीज का रेगुलेटर, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटर, है ना, पीएफआरडीए पेंशन रेगुलेटर। उसी तरीके से कंज्यूमर अफेयर्स रेगुलेटर कौन हो गया? सीसीपीए। उसके बाद आप अगर एडजुडिकेट कराना चाहते हैं, केस वेस करना चाहते हैं, तो आपको नॉर्मल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आप क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के पास जा सकते हैं। स्पेशल क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ बनाए गए हैं 3 टियर। 3 टियर मतलब 3 लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। ये कंज्यूमर कोर्ट्स कहे जाते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम? कंज्यूमर कोर्ट्स। इनका काम है कंज्यूमर के डिस्प्यूट को रिड्रेस करना। ऐसी एजेंसी जो कंज्यूमर से जुड़े हुए विवादों का क्या करती हैं? निपटारा करते हैं। रिड्रेस का हिंदी निपटारा। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। बहुत बार आप चाहें तो मेडिएशन भी करा सकते हैं। मतलब आप एडजुडिकेशन न कराएं, भले ही क्वासी जुडिशियल बॉडी है, पर जुडिशियल वाला बात तो है ही, तारीख पर तारीख पढ़ ही सकता है। तो आप मेडिएशन के थ्रू, मध्यस्थता के थ्रू भी आप अपने झगड़े को सुलझा सकते हैं। तो इस बार का जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो काफ़ी बढ़िया आपको तरीका दे रहा है अपने झगड़े को सुलझाने का। पहला अप्रोच तो ये है कि आपको ठगा ना जाए, कोई डिस्प्यूट हो ही ना। लेकिन अगर आपको ठग लिया गया और डिस्प्यूट हो गया तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ये सारी अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, है कि नहीं। बाकी ये चैप्टर थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए आज सिक्योरिटी लॉ का भी टाइम मैं इसी पे ले रहा हूँ। अब जब तक मैं इस चैप्टर को ख़त्म ना कर दूँ, मैं सिक्योरिटी लॉ नहीं लूँगा। अब मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि इसका कनेक्टिविटी है एक दूसरे से, और वो ना बीच में गैप हो जाता है टीटीएस वाला, तो मामला बिगड़ जाता है। तो ये लंबी लंबी क्लास लूँगा तो जल्दी से निकल जाएगा, ठीक रहेगा ना। अब देख ही रहे हो, डेफिनेशन ही था तो कितना डेफिनेशन था? 19। अब बताओ 19 डेफिनेशन को 3 दिन में कराऊंगा तो पहले दिन वाला डेफिनेशन भूल जाओगे तुम। आज जब केस लॉ कराने जाऊंगा तो मुझे 19 का 19 डेफिनेशन चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लगातार इसी को पढ़ाऊँ, चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। मैं वो पढ़ाऊँ ये पढ़ाऊँ, मुझे ही तो पढ़ाना है सब, और टाइम पे कोर्स कंप्लीट होना है। तो चलिए कोपरा अगर हम चैप्टर टूअर करें, क्या करें? चैप्टर टूअर। तो सबसे पहले क्या आता है? इंट्रो, जो हम पिछली क्लास में खत्म कर चुके हैं। इंट्रो हमारा हो चुका, और इंट्रो का रिवीजन भी करा दिया अभी। बाकी इंट्रो में एक चीज़ छूट गया रिवीजन करना। पहले एक एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसको खत्म कर दिया गया है। और कौन सा एक्ट लाया गया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो नया एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए इसके बाद डेफिनेशन आता है। डेफिनेशन कितने हैं? 19। बहुत डेफिनेशन है भाई। उसमें से एक तो यूटीपी का डेफिनेशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का डेफिनेशन तो 2 पेज का है ना। 2 पेज का है, 3 पेज का है? 2 पेज का है। बताइए, पूरा बेयरक्ट। अब डेफिनेशन तो बेयरक्ट ही होता है। अरे डेफिनेशन मैं अपना थोड़ी बना दूंगा यार। डेफिनेशन में किसी भी लॉ में कहीं भी पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? बेयरक्ट। डेफिनेशन तो बेयरक्ट, और आपको एग्जाम में लिखना भी वही पड़ेगा। अब बोलो सर यूटीपी 2 पेज, सर जिस एग्जाम में वो आया उस एग्जाम में हम नहीं जाएंगे। अब कुछ बीच का रास्ता निकालूंगा तुम लोग के लिए। 2 पेज तो कोई बच्चा शायद ही याद कर पाए पूरा लाइन बाय लाइन, थोड़ा अपना लैंग्वेज तो यूज़ करेगा ही, है कि नहीं। खैर मैं उसके लिए बता दूंगा, जब वो आएगा तो हम उसको भी डील कर लेंगे, है ना। डेफिनेशन कितने? 19। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताओ ये पूरा कोपरा कैसे एडमिनिस्टर होता है? तो एक रेगुलेटर, सॉरी एक तो एडवाइजरी, एक एडवाइजरी बॉडी है, नाम बोलो। शॉर्ट फॉर्म में बोल दो सीपीसी। सीपीसी क्या है? एडवाइजरी बॉडी, है ना। और उसके बाद एक रेगुलेटर है, दैट इज सीसीपीए। सब के बारे में आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन ही पहले पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद रिड्रेसल में अगर जाओगे तो 2 तरीका है। एडजुडिकेशन कराना है तो कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, मीडिएशन कराना है तो मीडिएशन सेल में जाओ।
फिर एक प्रोडक्ट लायबिलिटी वाला आएगा। प्रोडक्ट लायबिलिटी पे 2 पेज है, 1 पेज देखो तो, चेक करो तो प्रोडक्ट लायबिलिटी पे। प्रोडक्ट लायबिलिटी इतना शानदार पढ़ाऊंगा तुम्हें याद हो जाएगा पूरा। कितने पेज हैं? 1.5। उसके बाद लास्ट में एडिशनल केस लॉस। अरे एडिशनल क्यों बोला? क्योंकि डेफिनेशन के साथ साथ भी बहुत सारे केस लॉस। तो एडिशनल केस लॉ तो बहुत सारे हैं। कितने ग्रुप में डिवाइडेड है एडिशनल केस लॉस? कितने ग्रुप में डिवाइडेड है? 5 है, 6 है? एक तो मेडिकल केसेस हैं, इंश्योरेंस केसेस हैं, बोलो, ट्रांसपोर्टेशन केसेस। बताओ तो कितने ग्रुप में? गिन के बता नहीं सकते तुम लोग? 5 ग्रुप है। एक मिसलेनियस को नहीं गिनोगे सबसे पहले वाला? वाह क्या बात है। तो 6 ग्रुप हुआ ना यार। एक जो कहीं फॉल नहीं किया वो सबसे पहले ले लिया मैंने। मिसलेनियस को तो कोई देखता ही नहीं है दुनिया में। अरे आपको मिसलेनियस को नहीं देखता है। एक तुम लोग को पढ़ाया था मॉड्यूल फर्स्ट में कस्टम में मिसलेनियस चैप्टर ही सबसे बड़ा था। उसी में डीडीबी था, ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड, उसी से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था, है कि नहीं? इस बार जो तुम लोग का क्वेश्चन आया था ना, वही इन लोग को टेस्ट में दिया था मैंने। मतलब अभी जो बैच चल रहा है उसके टेस्ट में वही क्वेश्चन दिया था। लेकिन भगवान की दया से सारा बच्चा कर गया है। इस बार मैं कॉपी खुद चेक कर रहा हूँ ना। तुम लोग का भी टेस्ट होने वाला है, जहाँ 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ, 3-4 बस हो जाएगा टेस्ट। तो तैयार रहिए, है ना? कोपरा के अंदर कुछ पूछूँ ना पूछूँ, केस लॉ जरूर पूछूंगा, है कि नहीं? मैं नहीं, ICSI भी और मैं भी। आइए जल्दी बताओ हमारा कौन कौन हो चुका? इंट्रो हो चुका हो। डेफिनेशन में एक किया था हमने, लेकिन हम करेंगे क्योंकि डेफिनेशन सीधा किससे जुड़ता है? केस लॉ से। तो केस लॉ से प्रीसीडिंग कराऊंगा डेफिनेशन कराते ताजा ताजा डेफिनेशन याद रहेगा, तुरंत केस को डिसाइड करने लगेंगे, क्योंकि डेफिनेशन के बेस्ट पे तो केस डिसाइड होगा, है कि नहीं? चलिए जी, अब हम आज पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। क्या पढ़ेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेडरेशन को खत्म करेंगे। थ्योरेटिकल है, थोड़ा मैं जल्दी चलूंगा, चलेगा ना? क्योंकि इसमें तो जान पहचान करना है। बोलो किससे किससे जान पहचान करना है? दोनों मिला लो तो। सर सीपीसी से जान पहचान करना है, CCPA से जान पहचान करना है, कंज्यूमर कोर्ट से जान पहचान करना है, मीडिएशन सेल से जान पहचान करना है, इतना ही ना? तो जान पहचान तो थोड़ा सा स्पीड चलूंगा ना, क्योंकि स्लो मुझे चलना है डेफिनेशन में। अब डेफिनेशन में तो एक एक वर्ड से फर्क पड़ने वाला, बेरक्ट होगा ना। तो ये चारों थोड़ा स्पीड में खींचूंगा, चलेगा? ये चारों खत्म ही कर लेंगे आज। चारों खत्म करते हैं, अगली क्लास से क्या शुरू हो जाएगा? डेफिनेशन। चलो शुरू करें। तो तुम देखो अपने चार्ट के हिसाब से भी चले तो सबसे पहले कौन आ रहा है? CPC आ रहा ना? तो चलो भाई, कहाँ से पढ़ना है? CPC से। CPC से पढ़ना ना। देखो तुम्हारा, मुझे लगता है डेफिनेशन के बाद वही आ रहा होगा। देखो जरा, डेफिनेशन खत्म किया नहीं तुमने कि वो आ गया। कहाँ है वो? ये आ गया। बताओ ये कौन सा अप्रोच है? रिएक्टिव है या प्रोएक्टिव है? प्रोएक्टिव है ना। ये एडवाइजरी बॉडी है और ये कंज्यूमर को क्या करते रहते हैं? अवेयर करते रहते हैं, एजुकेट करते रहते हैं। जागो ग्राहक जागो, इन्हीं का इनिशिएटिव तो है ना? तो ये हमारा कौन सा अप्रोच है? प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब ऐसी चीजें करो जिससे कि कंज्यूमर के साथ बुरा हो ही ना। ये है ना डिफेंसिव, है ना? कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये कौन सा इनिशिएटिव हुआ? प्रिवेंटिव। चलिए ध्यान से सुनते रहो। सबसे पहले बताइए इनका काम क्या होता है? लिखो, एडवाइजरी बॉडी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते रहते हैं कि कंज्यूमर को और कौन कौन से राइट्स दिए जाएं, कंज्यूमर के राइट का प्रोटेक्शन करने के और क्या नए नए टेक्निक्स हो सकते हैं, कैसे कंज्यूमर को अवेयर किया जाए। दूसरा क्या काम करते हैं ये? कंज्यूमर अवेयरनेस का। क्या काम करते हैं? कंज्यूमर अवेयरनेस, प्रोमोट करते हैं उसको। प्रोमोट द कंज्यूमर अवेयरनेस। लिखा? प्रोमोट द कंज्यूमर अवेयरनेस, लिख लिया? तो बोलो क्या क्या? एडवाइजरी रोल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवाइजरी बॉडी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दे प्रमोट द कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर जितना ज़्यादा अवेयर होगा अपने आप ही वो ठगा नहीं जाएगा। लेकिन कंज्यूमर अगर अवेयर नहीं रहा तो वो ठगा जा सकता है कि नहीं? तो कंज्यूमर एजुकेशन इज वेरी मस्ट। चलो जी शुरू करें। अब बताओ कितनी अथॉरिटी? 3 टियर है क्या? देखो तो तीनों टियर का बताओ कौन कौन है? एक कौन है? नेशनल है, तो वही सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब नेशनल ही हो गया। और बोलो। और चलो एक अच्छी बात यह है कि चार्ट के थ्रू ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये चार्ट को देखना है और एग्जाम में चार्ट को फाड़ के पीछे के जेब में अपना रख लेना है। और जहाँ इन्विजिलेटर बाहर गया पानी पीने के लिए, चुपचाप निकालने का, पूरा छाप डालने का, और अगर वो बीच में आ गया तो उसका गोल गोल बना के खा लेने का, या अपने किसी दुश्मन में फेंक देने का, जिससे कि उसका
एग्ज़ाम खराब हो जाए। हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं ये समझाना चाह रहा था। हम इसको यहीं पढ़ के ख़त्म करेंगे। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। आ जाओ, देखो इधर, इधर देखो चार्ट, तुम वहाँ बाद में मैच कर लेना, अभी इस पर देखिए आप। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सबसे पहले बताइए, तो सेंट्रल सीपीसी, अरे बोला करो, बोलते बोलते क्यों नहीं हो? सेकेंड इज, मॉड्यूल फर्स्ट वाले से पूछ लूँ तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बोल देगा वो, नहीं बोल देगा? मॉड्यूल फर्स्ट के जेआईएल में सीपीसी का मतलब तो क्या है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मान लो कि मॉड्यूल फर्स्ट का बच्चा नीचे जा रहा हो, हाँ सर सीपीसी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? और मॉड्यूल सेकंड में सीपीसी का मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब सुनो, सेंट्रल में तो सेंट्रल वर्ड ही होगा, स्टेट में हर स्टेट का नाम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जैसे यूपी सीपीसी, दिल्ली सीपीसी, बिहार सीपीसी, झारखंड सीपीसी, हरियाणा सीपीसी, पंजाब सीपीसी, ऐसे आ जाएगा ना। और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। क्लियर है ना? तो चलो इधर देखो मैं बोलता जा रहा हूँ। सबसे पहले तो सेंट्रल को कौन इस्टेब्लिश करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बता चुका था, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कौन है अभी मंत्री उसके? पीयूष गोयल, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये ना, ये नाम है मिनिस्ट्री मंत्रालय का। तुम लोग सब बोल बाल के तैयार हो। बीच में तुम सरस्वती पूजा किए, माँ सरस्वती तुम लोग को विजडम दी कि लेके चली गई तुम लोग का? हैं? विजडम दिया है ना? तो दिया है तो फिर आंसर क्यों नहीं देते हो? पिछली क्लास में कुछ भी पूछ रहा हूँ, ऐसे देख रहे हो जैसे लग रहा है कि बस। स्टेट सीपीसी को कौन बनाएगा? सिंपल सा बात है, कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, तो सिंपल सा बात है। और डिस्ट्रिक्ट सीपीसी को कौन बनाएगा? हाँ, कुछ बच्चा इसी के साथ, सर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। हाँ, कुछ बता ना, ताल से ताल मिलाता है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट किसके हाथ में आता है? हाँ, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आइए, सेंट्रल सीपीसी का कंपोजिशन बताता हूँ। इसमें एक तो चेयरमैन होंगे और कुछ होंगे अदर ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, है ना? अकेले थोड़ी होगा चेयरमैन, उसके साथ तो कुछ और लोग साथ देने के लिए होंगे ना। तो सुनो, चेयरमैन कौन बनेगा? जो यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं। बताओ तो अभी यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अरे पीयूष गोयल ही अरे इन लोग का हालत देखो। अरे यार एक बात, यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मंत्री कौन थे? पीयूष गोयल थे ना। तो पीयूष गोयल बन गया ना। ये एक्स ऑफिशियो पोजीशन है। क्या है? एक्स ऑफिशियो पोजीशन। अब इसका मतलब, या पोस्ट बोल दो, इसका मतलब ये होता है कि इसका अलग से अपॉइंटमेंट नहीं होगा, जो उस पोस्ट पे बैठेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अभी पीयूष गोयल क्या है? यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, तो वो अपने आप सेंट्रल सीपीसी के क्या बन जाएंगे? चेयरमैन। अच्छा, मान लीजिए अगर वहाँ से पीयूष गोयल हट गए, है ना, भंटू गोयल बन गया, तो जो भंटू गोयल है वो अपना क्या हो जाएगा? मतलब जो उस पोस्ट पे बैठेगा वही इस पोस्ट पे बैठेगा। मतलब ये पोस्ट डिपेंड करता है कि कौन सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है। इसी को बोलते हैं एक्स ऑफिसो। एक्स ऑफिसो का मतलब होता है ये डायरेक्टली कभी भरा जाता नहीं है, ये किसी और पर डिपेंड करता है, वहाँ जो होगा वही यहाँ पे होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, तो ये एक्स ऑफिसियो है। अच्छा, अदर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताए। अब देखो यहीं पर है ना, जो बीजेपी का झंडा लेके चल रहा होगा वो सब यहाँ क्या बन जाएगा? मेंबर। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे झंडा लेके चलते रहते हैं अपना घर बार छोड़ के, हैं, बहुतों का तो डिवोर्स भी होता है, पत्नी भी छोड़ के भाग जाती है, तो जाओ पार्टी से शादी कर लो, तो पार्टी में भी ढूंढे रहता है। सुनिए अब क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना? तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये झंडा इसलिए उठाते हैं कि सब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाएगा, सब चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाएगा, सब मंत्री नहीं बन जाएगा, लेकिन ये सब तो बन जाएगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, अदर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर। कौन स्पेसिफाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? बीजेपी। तो जो बीजेपी का झंडा उठा के चला होगा उसी में से किसी को चुन लेगा और आराम से बैठा रहेगा, करता कुछ नहीं। अगर ये लोग करते होते तो कंज्यूमर आज बहुत मजबूत होता है इस देश में। नहीं, कंज्यूमर को तो मुझे लगता है हर 2 घंटे पे ठगा जा रहा है। जी, 2 घंटे ज़्यादा बोल दिया मैंने। अगर बाजार में घूम रहा है तो शायद हर सेकंड में ठगा जा रहा है। तो इसका मतलब अगर ये अच्छे से एडवाइस करते रहते और अच्छे से अवेयर करते होते तो आज कंज्यूमर काफ़ी, देखो हम पढ़े लिखे लोग हैं, अपने से मत देखो, पूरे देश के लेवल पर देखो। आज भी देश की आधी से ज़्यादा जनता गाँव में रहती है और उनको एजुकेशन एकदम नहीं है, और वो ठगे जाते हैं। सब स्टैंडर्ड चीज़ें दी जाती हैं उनको, और सरकार के तरफ से भी बहुत बार घटिया चीज़ें दी जाती हैं। बहुत बार मिड डे मील में आपको पता चला होगा एकदम सरावा भोजन मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, पहले बताइए आप। तो ये कुछ काम नहीं करते। एडवाइजरी रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देने जाओ, कहता है टाइम ही नहीं है, नहीं लूँगा एडवाइस, चल।
तो ये लोग आराम से बैठा होता है, मुफ्त का पैसा लेता है, आराम से मौज करता है, सरकारी गाड़ी मिलेगी, सरकारी बंगला मिलेगा, सरकारी ऑफिस मिलेगा, दिन भर बैठे हुए। अब देखो सारे बच्चे यहाँ पे बात तो कर रहे हैं देश बदलने का, लेकिन कह रहे हैं सर इस पोस्ट पर अगर मेरा कुछ हो सके तो बताइए, चूंकि पोस्ट तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, लाइबिलिटी कुछ नहीं है, चूंकि एडवाइजरी है ना, इनको इन पर थोड़ी कभी केस होगा, ये तो एडवाइजरी है। तो सरकार के पास बहुत पावर है, क्योंकि उसके पास बहुत पावरफुल पोस्ट हैं, तो वो अपने जैसे लोगों को उस पोस्ट पर बैठा देते हैं। कांग्रेस की सरकार में जेएनयू से आता होगा बैठने के लिए, जेएनयू में देखते रहो तो क्या क्या होता रहता है, और जब बीजेपी की सरकार होती है तो मुझे लगता है बीएचयू से आता होगा। इन लोगों ने यूनिवर्सिटी भी बांट लिया है। मुझे वहाँ के स्टूडेंट को देख के ऐसा लगता है तुम पढ़ने आए हो कि देश बदल, वहीं से देश बदल लोगे। अरे यार पहले पोस्ट ले लो, बाद में देश बदलना। अब हम लोग कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे तो ज़्यादा अच्छे से देश बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ झंडा खड़ा करके क्या कर लेंगे हम। लेकिन पता नहीं लोग, आजकल तुम देख रहे होगे, मतलब न्यूज़ चैनल पे तो मुझे लगता है हर दिन यही चल रहा है, ये वीडियो देख के छोड़ेंगे, वीडियो देख के महान बन जाएगा, आज ही कल ही महान बनेगा। अरे देखो कोई बात नहीं यार, छोड़ दो, 10 दिन के बाद ये डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, अपने आप वीडियो चलने लगेगा। जिसको देखना चुपचाप देख लो। उनको एक्चुअली वहाँ से नेता बनना होता है, वहाँ से लोग नेता नहीं बनते, कन्हैया कुमार नहीं बना नेता, इनको वहाँ से नेता बनना है। वीडियो फुटेज चाहिए, और उसका फ़ायदा सबको है, वो जितना चिल्लाएंगे उतना बीजेपी को फ़ायदा हो, बीजेपी का वोटर और मजबूत हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो तुम, तो इसलिए कि लोग होने देता है। कन्हैया कुमार को क्यों नहीं जेल में डाला, वो जितना खिलाफ में बोलेगा उतना वोट मिलेगा। तो इसलिए हम लोग भाई हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम राजनीति में नहीं जाते। सीएस का कोर्स है नहीं ये, हम बिजनेसमैन हैं, हम राजनीति में नहीं जाते। पहले जगह पकड़ लेंगे। आपने तो बिजनेसमैन सबको देखा ही नहीं है। बिजनेसमैन सबको देखा मैंने, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुछ नहीं किया, 5 करोड़ रुपया एक पार्टी को दिया, राज्यसभा का सीट ले लिया, वो झंडा उठा के चलेगा। एक बिजनेसमैन अरबपति आदमी झंडा उठाएगा किसी का, वो झंडा ही खरीद लेता है शायद। नहीं समझे आप? तो आप सोच लो कि झंडा मतलब उठा के रोड पे चलोगे, मार वार खाओगे, गाली उली सुनोगे, वो जो है, या पहले पैसा कमा ले और एक बार में जाके सीधा झंडा ही खरीद ले। तो देख लो दोनों में से तुम क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो पहले बताओ। पहला वाला एकदम स्ट्रगल करके गली उली में जा रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, कभी कांग्रेस वाला धुन दिया, कभी कांग्रेस में बीजेपी वाला धुन दिया, पुलिस भी पिटती है कभी कभी, अंदर में पीट के फिर बाहर निकालती है। यार सीएस बन गए, खूब पैसा कमा लिए और एक बार में किसी पार्टी फंड में दिए और सीधा राज्यसभा का सीट ले ली। बताओ, इधर देखो आप, है ना। एक्चुअली तुम लोग को दिशा मैंने दे दिया कि तुमको क्या करना है। अगर तुमको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी है तो इंटरेस्ट का भी एक लेवल है हमारा, हम वहाँ पर सीधा एंट्री मारेंगे, है कि नहीं। तो इस बार अब देखो, जैसे झंडा फहराया मैं कल, तो तुम लोग फोटो देखे होगे मेरा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहाँ सफाई वफाई झंडा उंडा का पूरा, जब एसएचओ साहब आ गए तो मैं पहुँच गया, फोटो खिंचवा ले, चल दिया, बस इतना ही करना है। और क्या करना है? अब मैं सीएस हूँ यार, मैं थोड़ी वहाँ पर कुछ करूँगा, तो अपना इमेज बना के रखना पड़ता है। आइए तो सुनिए, यहाँ पर आपका स्कोप है कि यहाँ पे आप घुस सकते हैं, है ना, अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर। अच्छा आप थोड़ा आते हैं स्टेट में, किस में आते हैं? स्टेट में कौन कौन लोग होंगे भाई? चेयरमैन तो हर जगह होगा। चलो तुम ही बताओ बिना देखे चेयरमैन कौन होना चाहिए। तो हर स्टेट गवर्नमेंट में जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का मंत्री होगा वही होगा ना। अब यूपी है तो यूपी सरकार है ना भाई, यूपी सरकार का भी अंदर अलग अलग मंत्रालय है ना, वहाँ वो लोग डिपार्टमेंट बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं? डिपार्टमेंट। तो उस डिपार्टमेंट का जो मंत्री होगा वही बन जाएगा। ये भी एक्स ऑफिशियो हो गया। क्या हो गया? क्या लिखा है? स्टेट कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर। और अदर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, ये बात याद रखना, चूंकि स्टेट है तो थोड़ा सेंट्रल भी घुसेगा इसमें। पहले तो बोला यही स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया, और फिर बोला कि नहीं, कुछ नॉमिनी किसके आएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आएंगे, जो सब मिला कितने होंगे? 10, मैक्सिमम 10 से ज़्यादा नहीं। तो स्टेट वाला अपने पसंद के लोगों को चुनेगा, लेकिन स्टेट में भी किसका इंटरफेरेंस है? सेंटर का 10 नॉमिनी यहाँ पर हो सकता है। ये जरूरी भी है। कंज्यूमर नेशनल मुद्दा है ना, अरे स्टेट मुद्दा थोड़ी है यार, ये तो नेशनल मुद्दा है, तो सेंटर का तो होना ही चाहिए। हाँ, डिस्ट्रिक्ट में बताओ, डिस्ट्रिक्ट को कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर चेयरमैन कौन बनेगा? तुम बताओ। जो वहाँ का डीएम होगा। कहते हैं 3 ही लोग देश चला रहे हैं, पीएम, सीएम, डीएम। पीएम चलाता है देश, सीएम चलाता है राज्य, और डीएम चलाता है डिस्ट्रिक्ट। पीएम, सीएम, डीएम, और सीएस चलाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड। साथ में ये भी जोड़िए, है ना। तो 4 लोग देश चला रहे हैं। बोलो कौन कौन? पीएम देश चला रहे हैं, सीएम स्टेट चला रहे हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट चला रहे हैं, और सीएस कॉर्पोरेट वर्ल्ड चला रहा है कि नहीं। तो ये 4 है, मैं फिर से बोलता हूँ, 4 लोग ही देश को चला रहे हैं। पीएम देश चला रहे हैं, सीएम स्टेट चला रहे हैं,
डीएम डिस्ट्रिक्ट चला रहे हैं और सीएस कॉर्पोरेट वर्ल्ड चला रहे हैं। तो ये 4 लोग इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए जी, अब आगे देखते हैं। कहा ये रील काटेंगे हम और लगाएंगे अब, है ना, रील मटेरियल था ये तो, है दूसरे को हम। चलिए खैर, ये सब नहीं करना चाहिए। इधर देखो, तुम लोग दूसरे को चिढ़ाते रहते हो बस। आइए, अदर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर में कौन? एज स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो सब ने बांटा हुआ है कि कुछ अपने अपने लोग सब यहाँ पे डाल सकता है, स्टेट वाला अपना, सेंट्रल वाला अपना। अच्छा, इन लोग को देखिए, तुम लोग को मैं गलत नहीं बोल रहा था कि ये लोग मीटिंग, मतलब देखो हालात, इन लोग को बनाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करो, कम से कम खुद मीटिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हालत ऐसे हैं कि लॉ में लिखना पड़ रहा है कि कम से कम इतना बार मीटिंग कर लेना भाई, मतलब ये लोग मीटिंग भी नहीं करता। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल सीपीसी को क्या बोला है कि भाई कम से कम एक बार मीटिंग कर लेना, मतलब साल में एक बार कर लेना। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी टीचर भले ही मेरे कितना गाली दे मुझे, मैं एक महीने में लगभग 1-2 बार मीटिंग कर ही लेता हूँ उन लोग के साथ। मीटिंग नहीं करूँगा तो दिशा ही बदल जाता है सबका। स्टाफ के साथ मीटिंग कर लेता हूँ, टीचर के साथ मीटिंग कर लेता हूँ। मीटिंग्स बहुत जरूरी है। क्यों कंपनी लॉ में बोला भाई बोर्ड मीटिंग 4 बार होना चाहिए, मतलब एक कॉर्पोरेट को चलाने के लिए 4 बोर्ड मीटिंग चाहिए, लेकिन इनको क्या बोला भाई एक बार तो मिल ही लेना। इसका मतलब लोग नहीं मिलते होंगे, यही है ना। अच्छा, स्टेट वाले को क्या बोला? कम से कम 2। डिस्ट्रिक्ट वाले को क्या बोला? कम से कम 2। ये कम से कम है, इतने मीटिंग्स तो कम से कम आपके यहाँ होने ही चाहिए। मीटिंग्स होंगे, आप डिस्कस करेंगे तो ना सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे कि सर हमने आपस में सोचा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नहीं। अब मुझे लगता है तुम पूरा का पूरा चार्ट मैच कर सकते हो। चार्ट सही बना हुआ पूरा? अच्छा, चार्ट पूरा सही बना हुआ तो इसको लाइन बाय लाइन भी तो पढ़ते हैं हम। लाइन बाय लाइन पूरा मैच कीजिए, तो कहीं कुछ छूट गया हो तो मुझे बताइएगा एकदम स्पीड में। मुझे नहीं लगता कुछ छूटा है। तो मेरे पास बुक नहीं है, ठीक। चलिए, हो गया। मुझे लग रहा है सेम है, एकदम डिट्टो सेम है, कोई दिक्कत? चलो भाई, इधर देखो, अपने चार्ट को देख के चलते हैं। बताओ तो इसमें हमने क्या कंप्लीट कर लिया? ये जो चैप्टर टूर करते हैं, ये चैप्टर गाइड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता चलता है ना कि हम इस चैप्टर में कहाँ चल रहे हैं। मुझे लगता है हमने ये कंप्लीट कर लिया। बताओ अब क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया? सर, CCPA, 3 टियर क्वासी जुडिशियल बॉडी, कंज्यूमर मीडिएशन सेल, ये ना। तो चलो शुरू करें। अब किसके बारे में पढ़ना? CCPA। आ जाओ भाई, आ गया CCPA, आ गया। चलो CCPA को बताओ शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CCPA को शॉर्ट में CCPA नहीं, मैंने बोला ये सेंट्रल अथॉरिटी। हद हालत है इन लोग का। लिखो यहाँ पे, सेंट्रल अथॉरिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल अथॉरिटी। क्या रहा है? CCPA को शॉर्ट फॉर्म में CCPA बोलते, सेंट्रल अथॉरिटी भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सेंट्रल। अगर आप ये पूरा एक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तो लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, अब लाइन बाय लाइन में बहुत जगह सेंट्रल अथॉरिटी लिख देगा, तो तुम घबरा मत जाना कि सेंट्रल अथॉरिटी क्या लिख दिया। सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स CCPA। चलिए भाई, ये कौन है जल्दी बताइए? ये कंज्यूमर रेगुलेटर है, कहीं लिख लो मोटा सा। ये क्या है? कंज्यूमर अफेयर्स रेगुलेटर। कंज्यूमर अफेयर्स रेगुलेटर। भारत में कंज्यूमर से जुड़े हुए कोई भी मामले कौन देखेगा? CCPA। रेगुलेटर है, इसका काम है कोपरा को इम्प्लीमेंट करवाना। कोपरा में अगर देखा कि कोई कोपरा का कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, कोपरा के अंदर रेगुलेटर है तो रेगुलेशन बनाएगा। जानते हो ना रेगुलेटर क्या बनाता है? रेगुलेशन। तो ज़रूरत के हिसाब से रेगुलेशन भी बना सकता है ना। इसका काम है ये देखते रहना कि कोपरा का सही कंप्लाइंस भारत में हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो या तो पहले छापा मारेगा, छापा मार के पहले तय करेगा कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है, कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है। चूँकि ये रेगुलेटर है, ये जेल तो भेज नहीं सकता, तो ये पेनल्टी लगा सकता है, लेकिन तो ये पेनल्टी खुद लगा देगा। क्या लगा देगा? पेनल्टी। बस ये पेनल्टी लगा सकता है, याद रखिएगा आप। लेकिन जेल वेल की बात आएगी तो ये तुम्हारे खिलाफ केस करवा देगा। कहाँ? वही 3 टियर क्वासी जुडिशियल बॉडी, जैसे सेबी था। अरे सेबी में ये था ना, अगर सिविल मामले होते थे तो खुद ले लेता था, पेनल्टी लगा देता था। लेकिन क्रिमिनल मामले होते थे स्पेशल कोर्ट में भेज देता था। कहाँ भेज देता था? स्पेशल कोर्ट में। रेगुलेटर सारे ऐसे होते हैं, रेगुलेटर को जेल भेजने का थोड़ी पावर दोगे। तो अगर रेगुलेटर जेल भेजने लगे तो बेकार में कोर्ट है भारत में, सारा रेगुलेटर ही जेल में लटका दे, मालूम चला वही फांसी पर दे रहा। तो ऐसे थोड़ी होगा यार। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। रेगुलेटर सिर्फ पेनल्टी लगा सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, वो आपको
जेल वेल नहीं करवा सकते, जेल के लिए तो कोर्ट या कौसी जुडिशल बॉडी का रूट लेना ही पड़ेगा। चलिए जी, अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करें सीसीपीए के बारे में। चलो आ जाओ भाई। सबसे पहले सीसीपीए किस सेक्शन में बना है, किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया सीसीपीए, है ना। इसका काम है टू रेगुलेट, देखो आ गया रेगुलेटर, है ना। रेगुलेटर का काम क्या होता है? रेगुलेट ही करना ना। तो ये रेगुलेट करेंगे कैसे मैटर्स को? जो कंज्यूमर से जुड़े हुए हैं। देखो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो। सबसे पहला कौन सा मैटर? वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर। मैंने बोल ही दिया कि कभी भी कंज्यूमर के राइट्स वायलेट ना हो। यूटीपी बड़ा भयंकर है भाई, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मार्केट में ना हो। फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना हो जिससे पब्लिक और कंज्यूमर का नुकसान हो। प्रीजुडिशियल का मतलब नुकसान हो, उसके खिलाफ जाए, ऐसा ना हो। और उसके बाद कंज्यूमर को भी क्या माना जाए? क्लास माना जाए। कंज्यूमर को क्लास मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में आज तक हालात ये था कि कंज्यूमर को अलग से देखा ही नहीं जाता था। तो कंज्यूमर को भी क्लास माना जाए, एक क्लास ऑफ सोसाइटी, और उसके लिए भी राइट्स दिए जाएं और उसके राइट्स का प्रॉपर क्या हो? प्रोटेक्शन हो। तो वही लिखा है, टू प्रमोट, टू प्रोटेक्ट एंड टू एनफोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर एज अ क्लास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा लाइन था। बोलो तो क्या क्या? टू प्रमोट, टू प्रोटेक्ट एंड टू एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर एज अ क्लास। ये अच्छा है लाइन, एक बार फिर से बोलो। टू प्रमोट, टू प्रोटेक्ट एंड टू एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर एज अ क्लास। जैसे तुम्हारा सेबी का भी यही था, प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड रेगुलेशन। तो यही तो इसका भी है। देखो प्रोटेक्शन, प्रमोशन पहले लिख दिया इन्होंने, प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड एनफोर्स का मतलब तो रेगुलेशन ही है कि नहीं? रेगुलेटर सब तो एक जैसे ही होते हैं ना, बस सबका एरिया अलग अलग होता है, और क्या होता है। चलो आ जाओ भाई, बताओ तो सीसीपीए में कौन कौन लोग होंगे? सीसीपीए में चलो भाई नंबर 1 लिखो। एक तो होगा भाई चीफ कमिश्नर, वो एक होगा, चीफ कमिश्नर तो एक ही होगा। और बहुत सारे क्या होंगे? अदर कमिश्नर्स, है ना। और बोलो सर बहुत सारे कितने? तो कितने बताएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक चीफ कमिश्नर, बाकी सिर्फ कमिश्नर्स। कमिश्नर्स हो गया जूनियर और चीफ कमिश्नर हो गया सीनियर, याद रहेगा। चलिए भाई, आजकल देखो नया फैशन हुआ लॉ बनाने में, कहता है ना जैसा समाज होता है ऐसा लॉ होता है। अब देखिए दिल्ली में जगह तो है नहीं, दिल्ली में जगह कहाँ है बताओ, है ना। तो आजकल ये दिल्ली फैलता जा रहा है किस नाम से? एनसीआर के नाम से। मुझे लगता है ये एनसीआर फैलते फैलते कहीं पूरा यूपी को न ले ले अपने अंदर। हाँ, जो हालात इसके चल रहे हैं, आज से 100 साल के बाद देखेंगे तो मुझे लग रहा है लखनऊ तक एनसीआर हो जाएगा। अच्छा 100 साल बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कुछ ही दिन में हो जाएगा। ये मेरठ तक तो पहुँच ही गया है। आपको मालूम है मेरठ एनसीआर में कुछ दिन में डिक्लेयर होने वाला है। तभी तो मेरठ का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा कर रहा है। आप देखिए पहले मैं 3 घंटे में मेरठ पहुँचता था, 2-2.5 घंटे में, अब मैं 45 मिनट से पहुँच गया। इतना स्पीड गाड़ी चला, 2 बार चालान भी कटा। NH24 इतना शानदार बनाया है, उस पर किसको लालच नहीं आएगा गाड़ी तेज चलाने का यार। मैं जहाँ रोड खाली देखता हूँ तो लालच में आ जाता हूँ। इस बार भी मैंने बोला नहीं 7,000 रुपये का चालान कटा हुआ था मेरा। तो ये सब चलता रहता है लाइफ में, लेकिन रोड तो मिला, मज़ा तो मिला। पर आप ऐसा ना करें, मतलब आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो देख ही लिया, ठीक है। तो सुनिए, मेरठ भी एनसीआर में आ गया। इधर तुम्हारा सोनीपत, पानीपत तक ले रहा है एनसीआर। इधर तुम्हारा फरीदाबाद से भी आगे बढ़ता जा रहा है। इधर तुम्हारा वहाँ तक ले गया है, गुड़गांव से आगे बढ़ोगे बताओ तो मानेसर पूरा एनसीआर ले लिया। अरे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का आईआईसी यही मानेसर में है। तो ये दिल्ली को फैला रहा है किस नाम से? एनसीआर। और बाकी स्टेट को नहीं पता चल रहा, बगल वाले को, उसको बोला एनसीआर एनसीआर, उसको मालूम नहीं कि दिल्ली में आ रहा है। उसको लग रहा है देखिए एक्चुअली वो सब स्टेट को भी दिक्कत नहीं है, कह रहा चलो वही डेवलपमेंट कर देगा। डेवलपमेंट तो दिल्ली कर दे रहा है इन लोग का, है कि नहीं। तो उनको मज़ा मिल रहा है। मेरठ वाले ने कभी ज़िंदगी में सोचा होगा कि भाई ऐसा ऐसा रोड बनेगा, और ये जो बन रहा है RRTS क्या है उसका नाम, रीजनल ट्रेन, रैपिड ट्रेन जो है, कभी उन्होंने सोचा था? और आज देखिए, और कहा जा रहा है इंडिया की सबसे स्पीड ट्रेन होगी। हाँ 180 किलोमीटर, और कितने हाईफाई ट्रेन है, जिसको मेरठ नहीं भी जाना वो जाके एक बार घूम के जरूर आएगा मेरठ से। तो देखिए इन लोग अब लॉ में देखिए कैसे, लॉ में पहले लिखता था क्या, जितने भी सरकारी अथॉरिटी होते थे उसका हेडक्वार्टर कहाँ? दिल्ली। लेकिन इस बार वर्ड क्या लिखा है? एनसीआर ऑफ दिल्ली। देखा, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, है ना। अब उन सब स्टेट को पता होना चाहिए क्या लिखा है, एनसीआर ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली माना जाएगा कुछ दिन में। ये सारे के सारे, नोएडा हो ही गया तुम्हारा, नोएडा तो बढ़ता ही जा रहा है, नोएडा ग्रेटर नोएडा अब आएगा, ग्रेटर नोएडा आएगा। वो तुम देखना जेवर एयरपोर्ट तक तो एनसीआर ही कर दिया, हालात ही हैं।
तो अब ये लोग लिखना शुरू कर दिया एनसीआर, क्योंकि उनको मालूम है दिल्ली में जगह नहीं है, नए नए एक्ट बना रहे हैं, हम जगह कहाँ देंगे इन लोग को। तो ये लोग एनसीआर में बिल्डिंग बनाएगा, एनसीआर में जगह खाली है ना, तो वहीं पे लोग बिल्डिंग बनाएंगे। तो सीसीपीए का लगता है काफ़ी बड़ा कंज्यूमर भवन बनेगा और उसमें सीसीपीए होगा, लेकिन वो दिल्ली में नहीं बन पाएगा। आइए, उसके बाद इससे बहुत सारे रीजनल ऑफिसेस भी होंगे। ध्यान दो, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, 4 तो होता ही है, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, और भी अदर ऑफिसेस होंगे अदर प्लेस ऑफ इंडिया, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे। मुझे लगता है हर स्टेट में तो ये लोग बनाएगा, नहीं लगता है तुम्हें? सीसीपीए का हर स्टेट में तो एक ऑफिस होना ही चाहिए, जैसे सेबी का भी लगभग हर स्टेट में तो ऑफिस है ही। अब चलिए आ जाओ, ये जो सेंट्रल अथॉरिटी, देखो अब वर्ड क्या लेना स्टार्ट कर रहा है ये, सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सीसीपीए। ठीक है, सीसीपीए का क्या प्रोसीजर होगा पहले ये बताइए आप। तो याद रखना ये क्या है, रेगुलेटर है, ये अपना प्रोसीजर खुद तय कर लेंगे, ये अपना प्रोसीजर खुद तय कर लेंगे। तो देखो ये लिखा है, सेंट्रल अथॉरिटी खुद रेगुलेट करेगा अपना प्रोसीजर, खुद रेगुलेट करेगा अपना प्रोसीजर कि उनके यहाँ बिजनेस कैसे ट्रांजैक्ट होगा और बिजनेस कैसे एलोकेट होगा। कौन मामला चीफ कमिश्नर देखेगा, कौन मामला सिर्फ कमिश्नर देखेगा। छोटे मोटे मामला कौन देखता होगा, कमिश्नर। बड़ा मामला कौन देखता होगा, चीफ कमिश्नर। ऐसे ही होता ना, अरे ऐसे ही होता ना। तो ये लोग आपस में ही क्या कर लेंगे, अपना डिसाइड कर लेंगे। बाकी बताइए सबसे पावरफुल कौन माना जाएगा, चीफ कमिश्नर के पास ही सारे पावर्स होंगे कि किस तरीके से क्या चलेगा, सीसीपीए चलेगा। क्या चलेगा, सीसीपीए चलेगा। ओवरऑल पावरफुल तो कौन माना जाएगा, चीफ कमिश्नर ही माना जाएगा। साथ साथ थोड़ा बोलते रहेंगे तो आपका फायदा होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल है। अब इसमें मैं क्या चीफ कमिश्नर का क्या बताऊंगा, है ना, बता दिया सबसे पावरफुल है। आइए, हाँ मजा आ गया। अब ये लो, क्या लगता है जो सीसीपीए है उसका काम है रेगुलेट करना। तो रेगुलेट करने के लिए ये लोग पूरे देश में जगह जगह छापा मारते रहते होंगे। क्या लगता है तुम्हें, सीसीपीए का जो चीफ कमिश्नर है वो जाता होगा छापा मारने, तो सीसीपीए में कौन बैठेगा बताइए। तो सुनिए, जैसे सेबी का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता था, ऐसे ही इनका इन्वेस्टिगेशन विंग है। क्या है, इन्वेस्टिगेशन विंग है अलग से, और इसको बोलते हैं, हम लिख लो कहीं, डीजी ऑफिस, डायरेक्टर जनरल नीचे लिखा हुआ, डीजी ऑफिस। कंपटीशन एक्ट पढ़ाऊंगा तुम लोग को, सेम वहीं पर। कंपटीशन एक्ट का रेगुलेटर कौन है भारत में, सीसीआई, और सीसीआई के साथ किसका ऑफिस दे दिया, डीजी। ये डीजी हमेशा एकदम खूंखार कुत्ते की तरह होता है, सॉरी मतलब खूंखार नहीं, तो कुत्ता बुरा थोड़ी है, कुत्ता तो बहुत जगह पॉजिटिव में लेते हैं, है ना। क्या, हाँ जो भी है, सुनो अब, खूंखार कुत्ते का मतलब गाली नहीं दे रहा हूँ, कुत्ता का मतलब काफ़ी अवेयर। कुत्ता जो होता है वो काफ़ी अवेयर होता है, छोटा सा भी कुछ चीज़ जग जाता है, ऐसा वाला। तो ये मैं बोलना चाह रहा था, चलो मैं बदल लेता हूँ, खूंखार कुत्ता नहीं, मतलब खूंखार है। तो ये डीजी जहाँ भी होंगे, चाहे वो कंपटीशन एक्ट में होंगे, चाहे वो यहाँ है। अच्छा, कंपटीशन एक्ट का अपना डीजी अलग बनता होगा, इनका अपना डीजी अलग है। तो डीजी बैठेगा कौन से विंग में, इन्वेस्टिगेशन विंग में। कहाँ बैठेगा, इन्वेस्टिगेशन विंग। ठीक है, अब सुनते जाओ। जब भी सीसीपीए को लगता है कि हमें क्या करवाना है, इन्वेस्टिगेशन, छापा मारना है, इन्वेस्टिगेशन कराना है, तो किसको बोलता होगा वो, अपने डीजी को बोलता होगा। किसको बोलता होगा, डीजी। डीजी जाता होगा, छापा मारता होगा, छापा मार के रिपोर्ट बना के किसको दे देता होगा, सीसीपीए को। फिर सीसीपीए अपना सोचता होगा कि इस पर मुझे एक्शन क्या लेना है। सिविल मामले होंगे तो पेनल्टी लगा देगा खुद ही, लेकिन क्रिमिनल मामले होंगे तो तुम्हारा कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल देगा। अब केस लड़ते रहिए, केस जीते तो बच जाएंगे, केस हारे तो जो अपना जेल वेल होगा, जो भी होगा वो होगा। बाकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें ज़्यादा जेल वेल तो ऐसा है नहीं, है ना, क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी लॉ पढ़ते हैं, हम लोग को सुनने की आदत हो गई, करोड़ रुपया पेनल्टी। मैं भी इसको पढ़ रहा था, करोड़ रुपया खोज रहा था, कहीं करोड़ रुपया नहीं है, लाखों में ही पेनल्टी, लाख से ऊपर गया नहीं है। पर मुझे लगता है कि थोड़ा पेनल्टी इन लोगों को बढ़ाना चाहिए, नहीं। आइए चलो भाई, सेंट्रल अथॉरिटी के साथ जोड़ा जाएगा, जल्दी बोलो ऐसे, किसके साथ जोड़ा जाएगा, सेंट्रल अथॉरिटी के साथ, या सेंट्रल अथॉरिटी को दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन विंग दिया जाएगा। मतलब एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा जो खूंखार होगा और जो किसके इशारे पे काम करेगा, सीसीपीए के इशारे पे काम करेगा। जैसे सीसीपीए ने उसको जगह उठो, बस करते वहाँ जाएगा, छापा मार के रिपोर्ट बना के दे देगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि तुम लोगों ने मना किया है, लेकिन तरीका तो वही था। जैसे ना बहुत बार ऐसे फेंकते हैं, फिर वो लेके चला आता है, वो कौन है, हाँ तुम लोग जान रहे होगे, है ना, समझ गए ना। तो वही वाली बात है। तो इन्वेस्टिगेशन विंग का अच्छा हेड कौन होगा, इसमें कौन बैठा हुआ होगा, कौन बैठा होगा,
डायरेक्टर बैठा हुआ होगा और ये डायरेक्टर काफ़ी क्या रहेगा, खूंखार, है ना। देखो लिखा हुआ हेडेड बाय अ डीजी, हेडेड बाय अ डीजी। इसका काम क्या होगा, सिर्फ इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, है ना, जब भी उसको सीसीपीए बोलेगा तब। अच्छा, अपने मन से उठ जाएगा या इशारे पे, इशारा मिलेगा तभी जाएगा, अपने मन से उठेगा नहीं, क्योंकि सीसीपीए के नीचे है ना, तो सीसीपीए जब बोलेगा तभी। टिक लगा रहे हो ना तुम लोग, यही लाइन बाय लाइन का फायदा होता है। आइए, सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे सबसे पहले डीजी को भी कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही। और अच्छा, एक ही डीजी अपॉइंट करेगा या जरूरत पड़ने पे एडिशनल डीजी, जनरल डीजी, जॉइंट डीजी, डेप्यूटी डीजी, असिस्टेंट, ये सब बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे होते हैं ना। अब जैसे बड़े कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी, डेप्यूटी कंपनी सेक्रेटरी, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। चलिए जी, अब इसका क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या होगा, ये सब कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना के रूल्स। आइए, अच्छा एक बात बताइए, जितने भी छोटे वाले डीजी होंगे, सब एडिशनल जनरल, सॉरी एडिशनल, डेप्यूटी, जॉइंट, ये सब किसके नीचे काम करेंगे, मेन डीजी के। अरे इनका हेड कौन हुआ, मेन डीजी हुआ ना, डीजी के नीचे हुआ ना, एडिशनल डीजी, डेप्यूटी डीजी, ये सब तो उसके नीचे हुआ ना। चलिए, अच्छा जो मेन डीजी है, जिसको सिर्फ डीजी के नाम से जाना जा रहा है, क्या वो अपना कुछ काम, अपना कुछ पावर डेलीगेट कर सकता है ये छोटे वाले ऑफिसर सबको। तो छोटे वाले ऑफिसर को क्या दामाद बनाने के लिए बैठाया गया है कि उनको भी काम करना है। काम कौन देगा, डीजी। जैसे डीजी अपना छोटा छोटा काम इन लोग को अपना क्या करता रहेगा, डेलीगेट करता रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए जी, उसके बाद सुन लो, जब भी वो इंक्वायरी करेंगे, जब भी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कौन करेगा, डीजी। चाहे डीजी खुद किया हो या डीजी अपने छोटे ऑफिसर सबसे करवाया हो, तुरंत रिपोर्ट बना के किसको दे देगा, सीसीपीए को दे देगा, जितने टाइम में जिस फॉर्म में उसको बोला गया होगा। उसके बाद एक्शन किसको लेना है, सीसीपीए को। तो इनका देखो, इन्वेस्टिगेशन विंग, तो इनका काम ही क्या है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करके, इंक्वायरी करके रिपोर्ट सौंप देना किसको, सीसीपीए को। अब सीसीपीए को जो एक्शन लेना है वो लेगा। सिविल मैटर होगा खुद ही पेनल्टी लगा देगा, क्रिमिनल मामला होगा कंज्यूमर कोर्ट में केस लगा देगा तुम्हारे खिलाफ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो हेडिंग बोलो, थोड़ा जोर से बोला करो यार, क्या करते हो तुम लोग। चलिए भाई, सीसीपीए का क्या है, पावर एंड फंक्शन, पावर एंड फंक्शन। आइए भाई, सबसे पहले तो भाई प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ राइट ऑफ कंज्यूमर एज ए क्लास, ये जो उनका ऑब्जेक्टिव है वही उनका फंक्शन है, यही ना। आप याद होगा, फंक्शन ऑफ सेबी भी वही बोला जाता है, प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट और द सिक्योरिटीज मार्केट, ऐसे ही इनका भी। आइए अगला, क्या ये यूटीपी को रोकेंगे, बोलो, ये यूटीपी को रोकेंगे। पहले तो ये रोकेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई यूटीपी ना करे। याद होगा, सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर पास होता है कि पहले तुम रोको और आगे से भी तुम ऐसा मत करो। अच्छा अगला, देखता रहेगा कि कोई फॉल्स या कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना हो, जिससे कि किसी भी पब्लिक का या कंज्यूमर का या एक्ट का या रूल का, इन सब का कॉन्ट्रावेंशन हो। ठीक है, उसके बाद बाकी यही लिखा हुआ देख लीजिए, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो लोग देते हैं वो भी बुरे हैं और जो छापते हैं वो भी बुरे हैं, है ना। तो इन लोग की भी लाइबिलिटी है, आपको मालूम नहीं है। आप लोग आईपीआर पढ़ेंगे न्यू सिलेबस में, तो खैर आईपीआर बहुत ही ज़्यादा है इस बार। आईपीआर में कॉपीराइट होता है, सुना है कॉपीराइट। आपको विश्वास नहीं होगा, जो फोटोस्टेट का मशीन वाला सब नहीं होता, फोटोस्टेट का दुकान वाला सब, वो दूसरे का बुक लेके छाप फोटोस्टेट करता रहता है, वो लोग भी जेल गया था एक बार जी। एक ऑथर ने केस कर दिया कि मेरे बुक का क्या हो रहा है, फोटोस्टेट का सारा दुकान सील हो गया, जो फोटोस्टेट उस बुक का कर रहा था। तो फोटोस्टेट करवा कोई और रहा होगा, लेकिन जो कर रहा था वो भी फंसा ना। तो वही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, टेक्स पार्ट इन पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग, जहां से वो छपा है, छपवाने वाला, छापने वाला और उसको मार्केट में फैलाने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, सब जिम्मेदार होगा। ये होना भी चाहिए। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। चलो बिना देखे थोड़ा, ऐसे तो और भी है, अगले पेज पर देखो तो बहुत सारे हैं, क्या बहुत सारे हैं, लेकिन मेन 4 ही है क्या, ABCD है क्या। चलो ABCD एक बार बोल जाओ यार, बोलो ABCD मत बोलना, मतलब ABCD में क्या लिखा हुआ है ये बोलना, बोलो। सर, प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर्स राइट एज अ क्लास। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ यूटीपी। तीसरा, इंश्योर करे कि मार्केट में कोई फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना आए। चौथा,
और ये भी इंश्योर करेगा कि कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के या फॉल्स एडवर्टीजमेंट के पब्लिकेशन में हिस्सा ना ले। ये चार तुम लोग को याद रहेगा? चार बोलो तो फिर से। D2H वाले बच्चे जल्दी से टाइप करो ये चार। बोल दिया? सच में बोल दिया? चलो बोल दिया तो अच्छा है। अरे बोल दिया तुम लोगों ने, मैंने तो तुम लोग गिफ्ट नहीं दिया, डेली गिफ्ट दे रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, एकदम टफ क्वेश्चन में गिफ्ट दूंगा, चलेगा ना? ये चार तो गया। अच्छा जरा बोलो तो ये क्या लिखा हुआ है? देखिए क्या है, तुम लोगों को पढ़ाया था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर में। इसका मतलब विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 1। अभी जो हम पीछे पढ़े थे वो सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 था। ये तो यहाँ लिखा भी हुआ है, ऐसा तुम अलग से यहाँ लिख भी लो, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1। ये कहा सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 में जो चार हमने पावर एंड फंक्शंस बताए वो तो है ही, लेकिन उसको थोड़ा हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं और भी चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो एक बात बताइए, क्या ये सब्स्टिट्यूट है या एडिशन है? एडिशन है। विदाउट प्रेजुडिस का मतलब सिखाया ना था तुम लोग का, जो पीछे लिखा है वो भी चलेगा, जो हम बोल रहे हैं वो भी चलेगा। मतलब हम लिख के पीछे वाले को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो भी जिंदा है और हम भी जिंदा है। यही है ना विदाउट प्रेजुडिस का मतलब। चलिए आइए, अब तो इसमें तुम लोग को बहुत सारे कीवर्ड्स को टिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में तो इसको देखते ही तुम भाग जाओगे। चलिए शुरू करें। बताओ सीसीपीए क्या क्या कर सकता है? और चलो मैं जहाँ जहाँ कीवर्ड्स को टिक लगाऊंगा टिक लगाते आना। क्या इंक्वायरी करवा सकता है? इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है? अपने मर्जी से? बोलो तो बोल ही नहीं रहा। आइदर स्यू मोटो, या कंप्लेंट आए तो, या सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्शन मिले तो सुनो इधर देखो, एक और दो चीज वो कर सकता है एबीसी के कहने पे। नहीं समझ में आया? याद रखने का यही तरीका होता है, एबीसी के कहने पे। जैसे पहला ए क्या था, उसके अपने मर्जी से, तो उसका अपने कहने से हो गया। दूसरा कंज्यूमर कंप्लेंट किया हो तो उसके कहने से। तीसरा बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया तो उसके कहने पे। वो कभी भी इंक्वायरी करवा सकता है, इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, पर खुद नहीं करेगा। किसको भेजेगा? डीजी। डीजी कहाँ बैठता है? इन्वेस्टिगेटिंग विंग, ये है ना। चलो आगे बढ़े। तो इन सब चीज़ों को याद रखने का तरीका यही होता है। आइए, अच्छा उसके बाद तुम लोगों को बताया था जब डीजी का रिपोर्ट आता, अगर सिविल मैटर है तो खुद देख लेगा, लेकिन अगर क्रिमिनल मैटर है तो याद है कंज्यूमर कोर्ट के सामने केस लगा देगा तुम्हारा। तो आ गया फाइल कंप्लेंट्स बिफोर, आ गया ये तीनों। अरे कंज्यूमर कोर्ट है ना, ये लिखो कंज्यूमर कोर्ट। अच्छा वो कब कंप्लेंट लगाएगा? जब लगेगा क्रिमिनल मैटर है। तो सिविल होगा तो खुद ही पेनल्टी लगा दे। नहीं, चलिए आगे बढ़े। चलो उसके बाद एक बात बताइए, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है कंज्यूमर कोर्ट में, ये तीनों को मैं एक ही साथ कंज्यूमर कोर्ट बोलूंगा, चलेगा ना? ठीक है, तो क्या बीच में इंटरवीन कर सकता है? बोलो। जैसे केस चल रहा है, बीच में इंटरवीन किया, सर मैं आपको बताना चाहूँगा आपका यहाँ केस चल रहा है, हम लोगों ने और इन्वेस्टिगेशन किया है इसके बारे में, और ये बहुत ही बुरा आदमी है, ये बहुतों को ठगा है, दो चार रिपोर्ट और है, औरों को ठगा है। तो क्या केस और भारी बनवा देगा? तो बीच में घुस सकता है, उसके पास राइट है ही, है ना। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद ये देखो, ऐसे मैटर्स जो किससे रिलेटेड हैं, देख लीजिए आप, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, क्या उसको रिव्यू करता रहेगा? सिर्फ रिव्यू करेगा या एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स रिकमेंड भी करेगा? जैसे वो देख रहा है कि मार्केट में आजकल एक फिल्म आई थी, फिल्म नहीं वेब सीरीज, आजकल तो फिल्म कम आती है, वेब सीरीज ज़्यादा आता है। क्या तो था वो, झारखंड के एक जगह का है, वहाँ से लोग फ़ोन कॉल कर करके, जामतारा है जमतारा है, जामतारा है, जामतारा जामतारा में भी देखें तो कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हो रहा है। कैसे फ्रॉड हो रहा है? टेली मार्केटिंग से। टेली मार्केटिंग एक तरीके से करता है ना। क्या करता था वो बताओ? ये बहुत चल रहा है, मेरे से होने पर था, पिछले बार मेरा पैसा जाने पर था, वो मेरा मैनेजर बचा लिया। क्या हुआ, मेरा आईसीआईसीआई में कुछ हुआ तो मेरा स्टाफ गलती कर दिया, वो फ़ोन नंबर निकाला आईसीआईसीआई का नेट से, तो नेट पर ये लोग नंबर डाले रहता है, तो उसको कॉल गया, तो बोला कि ठीक है अभी एक ओटीपी आपके पास जाएगा तो आप बताइए। आजकल आईसीआईसीआई थोड़ा ठीक है, सिक्योरिटी डबल सिक्योरिटी रखे बाद 2 बार ओटीपी भेजता है। एक बार मैंने दे दिया, ठीक है, दोबारा मैं देने वाला था कि मेरा मैनेजर तुरंत आ गया, सर क्या कर रहे हैं आप?
फिर मैंने ओटीपी नहीं दिया तो मुझे गाली उली देने लगा, अरे नहीं देगा ओटीपी तो तू क्या समझता। मैंने कहा क्या, बच गया मैं। सोचो मैं बच गया तो आप लोग सोचो आपका तो गया। कहा सर हम उल्टे साइड हैं, हम ही फोन करते हैं। जामतारा वेब सीरीज कितने लोगों ने देखा है? बाकी लोग तो बस मिर्जापुर का तीसरे का इंतजार कर रहे हैं कि नई गालियां सीखेंगे। जामतारा में बहुत दिखाया गया है और ये आजकल सच में हो रहा है। इसलिए मैंने अपने पापा को ना वो वाला फ़ोन ही नहीं दिया है जिसमें ये ऐप चलता है, क्योंकि उनको समझ में ज़्यादा जल्दी से आएगा नहीं। पुराने लोग जल्दी नहीं समझ पाते ना। हाँ ओटीपी लो, ओटीपी लो, अब बस मेरा पैसा खत्म। अच्छा कभी तुम लोग के साथ ये हुआ, ओटीपी वाला फ्रॉड हुआ है कभी? अच्छा ये तो जब दिल्ली पहली बार आया था तो मेरे साथ हुआ था। दिल्ली पहली बार आया, कॉल है, हेलो आपने 10 लाख रुपए जीते हैं। मैंने कहा ठीक है तो बताइए। फिर बोला कि मैं यहाँ का हूँ, मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, तो आपको एयरपोर्ट का कुछ पैसा छुड़वाना पड़ेगा मुझे वहाँ से, तो ऐसे ऐसे होगा, आप उसका 4,000 रुपया दो। मैं फिर कहा 4,000 रुपये तो नहीं है, रख लो। इसलिए माता पिता को ज़्यादा पैसा बच्चों को नहीं देना चाहिए, कभी कभी वो पैसा बर्बाद भी कर देते हैं। अगर मेरे पास वो 4,000 रुपये होता तो मैं दे जाता ना। तो कितने लोगों के साथ हुआ है ये ऐसी कुछ चीज़ें? जरा हैंड रेज करो तो। 1 2 3 4 4 लोगों के साथ। बाकी लोग कहाँ हम कॉल करते हैं, हम ही तो हैं वो जो कॉल करते हैं। चलिए मतलब जामतारा, एनकेजे तारा, आइए ABCD, डी के बाद E। अच्छा एक बात बताइए, जो इंटरनेशनल अच्छे प्रैक्टिसेस हैं ऑन कंज्यूमर राइट्स, जैसे तुम लोगों ने देखा था सिक्योरिटी लॉ में आईएसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बताता है, तो क्या कंज्यूमर से भी जुड़े हुए कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ होंगे तो वो लोग भी कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते होंगे, तो क्या उसको भी भारत में रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सर इसको भी क्या किया जाए, अडॉप्ट किया जाए? अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टाइम थोड़ी है, तो जितने इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते होंगे उसमें कौन जाता होगा? CCP। और CCP वहाँ सेमिनार सब में बैठता होगा और देखता होगा हाँ ये अच्छी टेक्निक है, इसको हम भारत में ला सकते हैं, तो ये सारा काम करता है। आगे बढ़ो। उसके बाद क्या ये रिसर्च भी करवाएगा इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर राइट्स? है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो टिक नहीं लगा रहा हो बेवकूफ़ है, एकदम सीधा समझ लेना। एग्जाम टाइम में बहुत भयंकर फर्क पड़ने वाला है, ठीक है? क्या बुक नहीं मिल रही है क्या? हेड ऑफिस में बुक नहीं है क्या? है, बुक है ना? तो बुक नहीं, क्यों नहीं आप लोग के पास बुक है? तो बुक दिखाई नहीं दे रही है, लाया नहीं। वाह वाह, ये सबसे अच्छा है कि नहीं? दिल तो है पर दे नहीं सकते, बुक तो है पर ला नहीं सकते, ले नहीं सकते हैं? चलिए एक्चुअली कुछ लोग ना वॉल्यूम इधर उधर भी ले आते हैं, जल्दी जल्दी। EBCL पकड़ा जो सामने दिखाई दिया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? EBCL वॉल्यूम 2 पढ़ रहे हैं ना। बहुत बच्चा तो वॉल्यूम 1 लेके बैठा हुआ है। पढ़ लो भाई, फेमा पढ़ो तुम लोग बैठ के। आइए कितना पॉइंट हो? E हो गया, F हो गया। चलो अच्छा ये तो है ही। क्या ये खूब कंज्यूमर अवेयरनेस फैलाएगा? इसका भी काम है, जागो ग्राहक जागो, है ना? आगे चलिए जी, क्या ये NGO सबको करेगा एनकरेज कि भाई तुम लोग थोड़ा सा कंज्यूमर अफेयर्स में थोड़ा कॉपरेट करो, हम लोग के साथ काम करो? क्योंकि जो NGO होते हैं ना वो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, तो क्या उनका भी हेल्प लेता है ये लोग? यस, कंज्यूमर अफेयर्स पे बहुत सारे NGO हैं भारत में, बहुत सारे हैं। आइए अगला। अच्छा इसके बाद क्या ये कह सकता है कि हर गुड्स के ऊपर कुछ आइडेंटिफायर्स लगाए जाएं जो यूनिवर्सल हों और यूनिक हो? जैसे जैसे मैं टिक लगा रहा हूँ ऐसे ऐसे, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर नॉनवेज है तो उस पर रेड कलर का होता है, देखा है? रेड कलर का एक छोटा सा बुंदा होता है। और ग्रीन होता है तो सॉरी वेज होता है तो ग्रीन, है ना? ऐसे होता है ना? और भी कोई होता है क्या कलर? अच्छा अंडा का अलग होता है, क्योंकि उस पर कन्फ्यूजन है कि वो वेज है कि नॉन वेज है। हाँ इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं इसका भी एक जुरिस्प्रूडेंस है, कुछ लोग कहते हैं कि ये वेज है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये वेज नहीं है ना? कितने लोग उसको वेज समझते हैं क्लास में कि अंडा वेज है? 1 2, तुम्हारे लिए तो चिकन उकन भी वेज ही होगा। 1 2, कितने लोगों को नॉन वेज लगता है वो? तो कुछ लोग ना सिर्फ जानते हो ना वो वेजिटेरियन होते हैं ना वो नॉन वेजिटेरियन, एगिटेरियन होते हैं वो एग खा लेते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये आपका व्यू बहुत ज़रूरी है, हम घर पे बताएंगे। ये जिस प्रोसेस से अंडा बनता है उस प्रोसेस को अगर आप देखें, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है, तो वो शायद
नॉनवेज नहीं है, क्योंकि किसी जीव की हत्या नहीं हो रही उसमें, क्योंकि जीव बना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो, है ना। नहीं बनता है तो अंडा होता है, वो बन गया होता तो जीव निकल घूमता फिरता नहीं है। अरे अंडा फूट के उसका वो क्या बोलता है, चूजा, क्या बोलता है, चूजा बोलता है ना, ऐसे कुछ बोलता है। अरे वो निकल के अपना घूमता रहता है ना। तुम लोग को एक्चुअली अंडे के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, बस तुम लोग खाने पर ध्यान दो, है ना। हम लोग तो किसान के बेटे हैं, है ना, खुद निकालते हैं किससे, मतलब मुर्गी पालन करते हैं, अंडे बनाते हैं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं, सब आजकल फैशन हो गया ये बोलना, पापा जी प्रोफेसर, तो किसान का बेटा कहाँ से हो गया मैं। अच्छा, आजकल ये नया फैशन नहीं हुआ है, किसान का बेटा हूँ, भले ही घर पे मालूम चला पिताजी प्रोफेसर हैं। चलिए, तो ये आजकल नया का फैशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आइए, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया। चलिए, अच्छा, ये जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, मुझे लगता है इससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है। वेज नॉन वेज का तो सच में ही फ़ायदा है। मुझे लगता है केक वेक जो खरीदते हैं तब हम जरूर चेक करते हैं वहाँ पे। जो ब्रिटानिया केक होता है वो क्या होता है, वेज होता है नॉन वेज होता है? अच्छा, दोनों आते हैं, दोनों में से जो लेना चाहें ले लें। चलिए आगे, जे। अच्छा, ये देखो, जो अनसेफ गुड्स हैं, अनसेफ सर्विसेज हैं, हजार्डस हैं, डेंजरस हैं, क्या उसको सेफ्टी नोटिस देने की ज़रूरत है कंज्यूमर को? अब देखिए, आप ये बोलोगे कि ऐसे गुड्स बेचे नहीं जाए, ऐसा थोड़ी होता है यार। केमिकल डेंजरस है, पर केमिकल का यूज़ भी है ना, है कि नहीं, पहले बताइए आप। तो वो यूज़ करने दिया जाएगा, बट विद अ सेफ्टी नोटिस। वो अलग बात है कि हम उसको पढ़ते नहीं। अगर हम पढ़े, सेफ्टी नोटिस होते हैं डेंजरस चीज़ों पर, हजार्डस सिगरेट पे होता है। सिगरेट पर तो 60-70% एरिया में ऐसा मुंह का फोटो दिखाया रहता है कि आदमी उल्टी कर दे, देखे हो, लेकिन लोग फिर भी पीते हैं। तो सेफ्टी नोटिस को वो क्या करते हैं, दिखते नहीं। शराब पे तो खैर छोटा से लिखा रहता है कोने में, शराब पीना का आपको कैसे मालूम? अंडा कैसे बनता मुझे मालूम है, और शराब के बारे में मालूम नहीं रहेगा मुझे। चलिए खैर, आइए, के पॉइंट, जे के बाद के। अच्छा, इनका एक ये भी काम है, क्या ये एडवाइस करते रहेंगे ये मंत्री फंत्री सबको? बोलो, ये एडवाइस करते रहेंगे, है ना। चलिए, जे के एल है ना, क्या ये नेसेसरी गाइडलाइंस इशू करेगा टू प्रिवेंट यूटीपी एंड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स? मुझे लग रहा है ये जो गाइडलाइन तो क्या ही, मुझे लगता है रेगुलेशन ही बनाया था वो। रेगुलेटर है तो क्या बना देगा, रेगुलेशन बना देगा, है ना। चलो भाई, हेडिंग बोलो। चलो, मैंने देखा ना कहीं पे पनिशमेंट वर्ड आया, क्या वर्ड आया, पेनल्टीज। ये लो, सिविल मैटर्स। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ, टिक लगाते चला करो तुम लोग। सबसे पहले क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, और सीसीपी को ऐसा लगता है कि सच में जो एडवर्टीजमेंट है ना ये फॉल्स था। एडवर्टीजमेंट क्या था, मिसलीडिंग था। और फॉल्स और मिसलीडिंग ही नहीं, मतलब कंज्यूमर को के खिलाफ था, मतलब इससे कंज्यूमर को नुकसान हुआ, इससे कंज्यूमर क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो क्या सबसे पहले वो डिसकंटिन्यू का ऑर्डर देगा कि इस एडवर्टीजमेंट को रोको? पहले बोलो, पहले तो रुकवाएगा। किसको नोटिस देगा वो? कंसर्न्ड ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, एंडोर्सर, एडवर्टाइजर और पब्लिशर। देखो पकड़ा गया ना पब्लिशर भी। बोलो कितने लोग पकड़ाते हैं, बोलो। 4 नहीं हुआ यार, 5 हुआ। बोलो कौन कौन? ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, एंडोर्सर, एडवर्टाइजर और पब्लिशर। 5 बोलो। जो बाहर ढोलक बजा रहा है ना उसके ताल पे बोलो, बोलो। भाई दिल्ली है, यहां तो पढ़ाते पढ़ाते भी ढोलक बज जाता है ना। चलिए, हाँ जी, 5 लोग को ये पहले क्या भेजेगा, नोटिस कि रोको भाई, क्या करो, रोको, टू डिसकंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, सिर्फ इतना ही करके छोड़ देगा क्या ना? अगर उसको लगता है कि नहीं इसके साथ साथ हमें क्या लगाना चाहिए, पेनल्टी भी लगाना चाहिए, तो सुन लो, वो ऑर्डर पास करके पेनल्टी लगा देगा। हाँ, लेकिन पेनल्टी देखो इस 2 पे लगाया है अभी। बोलो कौन कौन? मैन्युफैक्चरर और एंडोर्सर, लाइबल सब होंगे, पर पेनल्टी इनके ऊपर लगाया है। 10 लाख रुपए तक का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। 10 लाख बहुत कम नहीं है एक्चुअली। आप मैन्युफैक्चरर और एंडोर्सर छोटे भी तो होते हैं, सबको देखना होता है ना, है कि नहीं?
अच्छा 10 लाख तक है, 10 लाख तक है। मालूम चला बेचारा कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट किया और उसको बेचारा आज दुकान खोला ही था, पहला ही मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट था और 10 लाख का पेनल्टी। कहा सर इतना का तो दुकान का नेटवर्थ नहीं, ले जाओ आप ही ले जाओ पूरा। तो अच्छा तो ये क्या मतलब 10 लाख ही है या 10 लाख तक है? 10,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। अभी मैं यूट्यूब पर देख रहा था, एक वीडियो बनाता है यूट्यूबर सब, कि एक हाईवे पे बहुत दूर से कोई आ रहा था तो एक बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड में लिखा हुआ था, है ना, फ्री, है ना, देखा होगा तुम लोगों ने, फ्री बर्गर, ठीक है, फ्री बर्गर, है ना, ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उतर गए और उतर के अपना उसको डिमांड करने लगे। तो एक वहाँ यूट्यूबर पहुँच गया पीछे से, वो माइक वाइक लेके घूमता रहता है आजकल, ये भी नया एक प्रोफेशन है, ठीक है, फ्री बर्गर। तो बोला कि फ्री में बर्गर दो, कहा कि फ्री बर्गर तो नहीं है। कहा तुमने तो लिखा है। कहा ठीक से देखिए जरा बोर्ड पे जाके। तो बोर्ड को जाकर देखा तो फ्री में छोटा लिखा था वाईफाई। वाईफाई इतना छोटा लिखा हुआ था कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता। फ्री वाईफाई, अब बर्गर अलग से लिखा हुआ था। हाँ, बर्गर के ऊपर टेस्टी बर्गर फ्री के साथ छोटा क्या वाईफाई, अब बर्गर के ऊपर छोटा सा क्या टेस्टी। अब बताइए, अब बोलने के लिए तो यूट्यूब का वीडियो है, कोई नहीं देखा, लेकिन देखा जाए तो ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है जी, ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है कि नहीं? उस पर हो सकता है नहीं हो सकता एक्शन। अब बताइए कोई बर्गर वाला है, उसका नेटवर्क मतलब हो सकता है नेटवर्क ज़्यादा ना हो, तो इसलिए बोला 10 लाख तक, है ना। अच्छा लेकिन दोबारा वही करते हुए पकड़े गए तो भाई 50 लाख रुपए तक अगर दोबारा पकड़े गए तो ये गलत बात है। समझ में आया कि नहीं आप पहले बताइए। तो चलिए पहली बार पकड़ाने पे 10 लाख तक। अच्छा ये सारी चीज़ों का पेनल्टी वेनल्टी है या सिर्फ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वाला है? हाँ, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो ध्यान देने का, ये जितना बताया मैं ओनली फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अदर कॉन्ट्रावेंशन होंगे तो ये केस करेगा तुम्हारा कहाँ, बोलो, कंज्यूमर कोर्ट में। तो ये फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए बस ये पेनल्टी है, बाकियों के लिए नहीं। बाकी के लिए तो अलग अलग होगा। कौन लगाएगा वो? कंज्यूमर कोर्ट। कौन लगाएगा? कंज्यूमर कोर्ट। चलो, क्या ये पावर देने की जरूरत है? कोई पढ़ता ही नहीं यार, इतना बार पढ़ा चुका हूं यार तुम लोग को। ये सबसे बढ़िया तुम लोग को पोमला में पढ़ाया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सबसे पहले बोलो, तुम लोग बोलो, सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, उसके बाद ये कहानी खत्म। फिर इसके बाद ये लोग केस बना देते हैं और उसके बाद केस में अगर तुम हार गए तो तुम्हारा गुड्स क्या हो जाएगा, कन्फिस्केट हो जाएगा। यही है ना। तो एंट्री, सर्च एंड सीजर, ये तो एक साथ चलता है। तो चलो जल्दी बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये खुद जाएगा सीसीपीए या डीजी को भेजेगा? अरे बोलो, सर्च एंड सीजर के लिए किसको भेजेगा वो? तो यही लिखा हुआ देख लो। अगर इन्वेस्टिगेशन होना है, क्या होना है, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी होना है, तो देखो लिख दिया, कौन जाएगा, डीजी और डीजी का ऑफिसर। किसके कहने पे? सीसीपीए। अरे सीसीपीए ऑर्डर पास करेगा, पर जाएगा कौन, डीजी या डीजी का ऑफिसर जाएगा, ठीक है। और सुन लीजिए, बहुत बार देख लीजिए लिखा हुआ है, ऑथराइज्ड बाय हिम ऑन दिस बिहाफ और द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कभी कभी किसका हम यूज़ करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी हेल्प लेते हैं, है कि नहीं। हो सकता है वहाँ पे डीजी का ऑफिस ना हो, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यहाँ से ऑर्डर पास कर दिया गया कि आप छापा मारिए, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला वही तुंदू पुलिस के साथ जाएगा वो। स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस सब तो देखते ही हो। चलिए, अच्छा ये कब छापा मारते हैं, मतलब जब मन हो गया तब छापा मारने का मन है, कि जब इनको ऐसा लगता है कि इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए छापा मारते हैं। अरे छापा तब नहीं मारा जाता जब चीज़ें कन्फर्म्ड हो, छापा कन्फर्म करने के लिए मारा जाता है, ये समझे। जैसे अभी ऐसा देखो, वर्ड क्या लिखा है, रीजन टू बिलीव। वर्ड देखो, वर्ड को टिक लगाओ यार, सब सीखा करो। क्या है रीजन टू बिलीव, मिला तुम्हें कहीं पे? रीजन टू बिलीव का हिंदी, ऐसा लग रहा है, लिख लो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या इस एक्ट का क्या किया है, कॉन्ट्रावेंशन किया, ऐसा लग रहा है। तो उस चीज को कन्फर्म करने के लिए, क्या करने के लिए, कन्फर्म करने के लिए वो छापा मारेगा। सबसे पहले तो क्या करेगा, एंटर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले एंटर करने के बाद सर्च करेगा। कोई टिक नहीं लगा रहा, मैं देख रहा हूं तुम लोग लगा रहे हो ना। एंटर किया, किसी भी प्रीमाइस को एंटर कर जाएगा, लेकिन रीजनेबल टाइम में, ये नहीं कि रात 12 बजे घुस रहा है ना। तो एंटर करेगा, सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद जितने भी गुड्स उसको ऐसे दिखेंगे कि जो गलत हैं, उसका पहले एक नोट बनाएगा,
है ना, नोट बनाएगा इन्वेंट्री का, इसको पंचनामा बोलते हैं हिंदी में, मुझे मालूम है ना, जीएसटी में मुझे मालूम है कि जब वो आते हैं तो क्या करते हैं, है ना, तो वो पंचनामा बनाते हैं और साइन करवाते हैं। तो साइन करना होता है कि ये इतना कुछ लेके जा रहे हैं, तो वो लेके चले जाते हैं। मतलब क्या लेके, पैसा नहीं, रिकॉर्ड और आर्टिकल। क्या लेके जाएंगे, रिकॉर्ड और आर्टिकल। वो उनका एक लाल कलर का एक कपड़ा होता है, उसमें वो बांधते हैं और बांध के लेके जाते हैं। तो इतना डीप नॉलेज आपको कोई नहीं देगा इस पर समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो आएंगे और ऐसे ऐसे करके फिर वो जाते हैं। तो पहले वो एंट्री मारते हैं, एक साथ मारते हैं, है ना, और अलग अलग जगहों पे मारते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ओनली फॉर एग्जांपल है, मान लीजिए कोई क्लास है, इंस्टीट्यूट है, तो उसके ऑडिटोरियम में भी मारेंगे, हेड ऑफिस में मारेंगे, अलग ऑफिस है उस पर भी मारेंगे, और तीनों पे एक साथ मारेंगे जिससे कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो। और वो छापा मारेंगे और फिर आपको गेट वेट लॉक कर देंगे आपका चारों तरफ से, फ़ोन वोन आपका छीन लेंगे, और ना कोई अंदर आ पाएगा ना अंदर से कोई बाहर जा पाएगा, ऐसी स्थिति कर देंगे। और उसके बाद हो सकता है कि वो 3 बजे आए, लेकिन रात में वो 1 बजे 2 बजे जाते हैं बहुत बार, ठीक है। तो उसके बाद जितने भी गुड्स उनको मिलते हैं उसका वो एक इन्वेंट्री बनाते हैं और फिर उसको साइन करवाते हैं उससे जिसके ऊपर छापा मारा गया होता है, और कि हम ये सब चीज़ लेके आपके यहाँ से जा रहे हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद वहाँ कुछ नहीं करते, वो बहुत चालाक हैं। अगर यहाँ पे अगर आपसे वो डील कर लिए तो उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। ये चाहता क्या है कि पहले इसको दुख दो, जैसे ये अब आएगा ऑफिस, चक्कर काटेगा तो दुख होना स्टार्ट होगा तो पैसा बढ़ाएगा, उस समय आपका कुछ नहीं मानेंगे। उसके बाद में फिर कोई CS, कोई CA, कोई एडवोकेट वहाँ पहुँचेगा और फिर आगे देखिए। उसके बाद सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, क्या वो जब छापा मारते रहते हैं तो बोल सकते हैं कि ये रिकॉर्ड, ये रजिस्टर, ये डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, अगर आप नहीं जमा किए तो आपका अरेस्ट भी हो सकता है कि नहीं? और सुन लीजिए, जब भी आपके ऊपर छापा लगेगा तो जितना भी सर्च एंड सीजर का CRPC के अंदर जो प्रोसीजर है, सारा प्रोसीजर मुटैटिस मुटेंडिस अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? मुटैटिस मुटेंडिस अप्लाई होगा, मतलब सारा का सारा अप्लाई होगा। तो क्या जब वो छापा मारते रहेंगे तो माना जाएगा जैसे क्रिमिनल केस में आए हो, और अगर आप कुछ भी ज़्यादा नौटंकी किए तो आपको तुरंत अरेस्ट कर लेगा वो। यस, वो अरेस्ट करने का पावर होता है उनके पास, CRPC बोल दिया ना, तो क्या CRPC का पावर उनके पास होगा उस समय? यस, तो वो आपको अरेस्ट भी कर सकता है ना। चलिए आइए आगे। अगर आपको CCPA का कोई फैसला पसंद नहीं है, जैसे छापा मारा गया आपको नहीं अच्छा लगा, तो क्या आप CCPA के खिलाफ जा सकते हैं? कहाँ जाएंगे अपील में? नेशनल कमीशन के पास जाएंगे आप अपील में। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। फिर वही बात, अगर सफिशिएंट कॉज है तो 30 डेज के बाद भी केस लिया जा सकता है। तो ये कहानी है किसके ऊपर? CCPA के ऊपर। तो CCPA हमारा हो गया ख़त्म। तो ज़रा बताओ तो इस चार्ट में हम लोग क्या क्या कर गए? CPC कर गए, CCPA कर गए, अब आ गया कौन? रिड्रेसल। मज़ा आएगा पढ़ने में, है कि नहीं? तो चलो भाई रिड्रेसल करना शुरू करें। चलिए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो, कुछ लोगों को तो अभी ब्रेक का कि सर थोड़ा ब्रेक हो जाता है। देखो मीडिएशन पे कहाँ है, देखो तो जरा मीडिएशन खोजो तो। नहीं मीडिएशन है कहाँ पे, पहले ढूंढो रो है, कहाँ मीडिएशन है? अच्छा बीच में मीडिएशन डाल दिया है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के साथ। कहाँ देख रहे हो मीडिएशन तुम लोग? अच्छा एंड में है मीडिएशन, अच्छा अलग से, ये तो है मीडिएशन, है ना, मीडिएशन है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे सुने, यहाँ तक जाएंगे क्या आज हम? हाँ तो 2 बार क्लास है ना, आराम से जा सकते हैं, ठीक है। चलो भाई शुरू करें। क्या आवाज क्यों नहीं आ रहा? शुरू करें? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। चलो एक काम करता हूँ, है ना, पढ़ाता हूँ, यही मैं बोल रहा था। तुम लोग क्या लगा कुछ अलग बोलूंगा अब, है ना। चलिए भाई हेडिंग बोलो, अरे जोर से बोलो यार। अब सुनो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है रिड्रेशन का मतलब लिखो निपटारा, लिखो निपटारा। किस चीज का निपटारा होगा? विवादों का, विवादों का निपटारा। लिखा? एक डेफिनेशन तुम लोग को छोटा सा पढ़ाता हूं। 11 कितने 19 डेफिनेशन है,
19 में से एक हो गया है तो 18 बच गया था, एक और करा दूंगा तो 17 बच जाएगा। एक छोटा सा कराता हूँ, जरूरी है, पहले विवाद होगा तो ना निपटारा कराऊंगा यार, तो विवाद कराना है पहले। आइए, कहीं कंज्यूमर डिस्प्यूट होगा, पेज नंबर 29 पे है कंज्यूमर डिस्प्यूट। अरे यार इसमें बहुत पेजेज हैं यार। हाँ कहाँ है हाँ ये एक छोटा सा डेफिनेशन है, ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहले डिस्प्यूट कराऊंगा उसके बाद रिड्रेस कराऊंगा ना। चलिए हेडिंग बोलो, किसका डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं? कंज्यूमर डिस्प्यूट। जरा पढ़ो, 2 ही लाइन का पढ़ लो तुम लोग। ऐसे देखा जाए तो मैंने बोल्ड कर ही दिया है, ऐसे ऐसे करो। डिस्प्यूट अलग, एलिगेशन अलग। एलिगेशन का मतलब सर मगरमच्छ, एलिगेटर है, इल्जाम। इल्जाम कि कुछ ज्यादा तुम लोग फिल्मी नहीं हो गए, तूने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, आरोप, इल्जाम। अरे देखा तुम अंदर से जो वर्ड्स निकल रहे हैं, इस सबको तो फिल्म इंडस्ट्री में भेज दो। आरोप है ना, इल्जाम भी लिखने का मन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इल्जाम थोड़ा सा ज़्यादा फिल्मी वर्ड लगता है। चलिए आइए, आरोप। सुनिए इधर देखिए, हाँ जी, एक बात बताइए, डिस्प्यूट कब होगा? अरे वाह, एकदम सही उत्तर। चलो देखो, जैसे ये बच्ची है, दुकानदार है, आप, हाँ ठीक है, ठीक है जी, ये दुकानदार है, इसने मुझे घटिया चीज़ बेचा। क्या चीज़ बेचा? घटिया चीज़ बेचा, ठीक है ना। हाँ, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए। घटिया चीज़ बेचा, मैं इनके पास पहुंचा, मैंने बोला घटिया चीज़ क्यों बेचा? तो बोले अच्छा तुम्हें पता चल गया क्या, वापस कर दो, पैसा वापस कर देती। क्या कोई डिस्प्यूट हुआ? मान गई है ना, उस साइड में ले गए, यार यार तुम पहचान गए, जान गए, बहुत लोग नहीं जानते हैं, वापस कर दो, पैसा ले जाओ। समझदार लोग ऐसे भी होते हैं, उसको बोलते हैं समझदार बनिया, ये है समझदार बनिया। अच्छा, कुछ लोग बेवकूफ़ बनिया होते हैं। अब जैसे इसने क्या क्या एग्जैक्टली किया, बेचा घटिया चीज़। मैं गया, तुमने घटिया चीज़, घटिया चीज़ कहाँ से, तू घटिया होगा। हाँ हैं ऐसे लोग हैं जी, ऐसे लोग हैं। अरे एक बोलना मत सर को, ठीक है, बोलोगे तो नहीं गुप्ता सर को, तुम बोल दोगे, पक्का बोल दोगे। एक दिन क्या हुआ, हमारी गली में ही एक जलेबी का दुकान है, ठीक है, तो जलेबी का दुकान है, हाँ, तो गुप्ता सर क्या हुआ, एक दिन जलेबी खाने गए, समझे ना, एक जलेबी उनको दिया, उसमें मक्खी मरा हुआ, ठीक है, तो गुप्ता सर बोले कि इसको वापस करो, तो वो क्या बोलता है, आपने मार दिया होगा मक्खी इसमें। गुप्ता सर का बहुत झगड़ा हुआ उससे। अब बताइए, झगड़ा हुआ ना, झगड़ा हुआ, डिस्प्यूट हुआ ना। अब उस डिस्प्यूट को, अब छोटा मोटा केस था तो गुप्ता सर कहे कि अब जाने दो, अब उसके दुकान से कभी ज़िंदगी में नहीं लूँगा। अगर वो समझदार होते, एक कस्टमर को उसने ज़िंदगी भर के लिए खो दिया, नहीं सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, अगर उसको होता कि अच्छा सर ठीक है कोई बात नहीं, हो गया होगा सर ऐसा, तो एक करके एक नया जलेबी दे देता ऐसा, लेकिन उसने झगड़ा कर लिया। तो याद नहीं, जो झगड़ा करने वाले लोग सब होते हैं ना, ऐंठ के चलने वाले, झगड़ा करने वाले, कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। अब बताइए वो, अच्छा उनके चक्कर में उन्होंने मुझे कहानी बताया, फिर मैंने कहा कभी जाऊंगा उसके यहाँ झगड़ा वगड़ा हो जाएगा, मैं कहा मैं भी नहीं जाऊंगा। ऐसे करते करते उनके बहुत सारे कस्टमर्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो है, अच्छा मैंने तुम लोग को बता दिया, तो अब आप हालत ऐसी है। तो देखिए यही कहते हैं, एक छोटा सा गलती मामला खराब कर गया ना। मैंने हमेशा एक चीज़ बोला, थोड़ा झुक के ही आप दुनिया में आगे निकल सकते हैं, है कि नहीं। आप सीना तान के चलेंगे तो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं रास्ते छोटे भी होते हैं और वहाँ झुक के निकलना पड़ता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बी अ फ्लेक्सिबल पर्सन, बी अ फ्लेक्सिबल पर्सन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनिए, तो देखो वही लिखा है, डिस्प्यूट तब होता है जब दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर हमारे आरोप को मानता नहीं है। कहाँ लिखा हुआ मानता नहीं है? हाँ, तुमने डिस्प्यूट नहीं पकड़ा, डिनाइस पकड़ लिया। डिनाई का मतलब नहीं मानना। क्लियर है? चलो भाई, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट हो गया, मान लीजिए कंज्यूमर डिस्प्यूट हो गया, तो उसका क्या कराना है? अब रिड्रेस कराना है। क्या कराना है? रिड्रेस। तो रिड्रेस कराने के लिए अब हमारे पास 2 रूट हैं। बोलो क्या क्या रूट है?
बोलो क्या क्या रूट हैं? आप मीडिएशन के थ्रू अपना झगड़ा सुलझा सकते हैं, या आप एडजुडिकेशन करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन कहां होगा? सीडीआरए। सीडीआरए को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर कोर्ट। ये क्या होते हैं? कॉसी जुडिशियल बॉडीज। किस कितने कितने लेवल पे? 3 लेवल पे। तो 3 टियर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, जैसे तुम्हारा सीपीसी था, है कि नहीं? तो चलिए शुरू करें। चलो भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट वाला। पहले एडजुडिकेशन ना, पहले हमें क्या करना है? एडजुडिकेशन करना है। तो आ जाओ भाई, एक लाइन यहां लिख लो, एडजुडिकेशन थ्रू लिखो, एडजुडिकेशन थ्रू कंज्यूमर कोर्ट। इनको क्या बोलते हैं हम? कंज्यूमर कोर्ट्स। ठीक है, चलिए, ऐसे तो मैं लिखवाता नहीं हूं, लेकिन अभी मैं थोड़ा लिखवाऊंगा। लिखवाऊं? चलो भाई, लिखना शुरू करो। तो कंज्यूमर कोर्ट्स के बारे में 4-5 पॉइंट लिखवा देता हूं। लिखो, लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग CDRA छोटा सा एस। क्यों लिखा CDRS? क्योंकि 3 लेवल पे है ना, तो बहुत सारे CDRA होंगे ना इंडिया में। CDRA का फुल फॉर्म कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेशल एजेंसीज। एक ऐसी एजेंसी जिसका काम है कंज्यूमर डिस्प्यूट को क्या करना? रेड्रेस करना। क्लियर है? चलो इनके बारे में बताता जाता हूं, तुम लोग लिखते जाना। चलिए शुरू करें लिखना। चलो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लिखो। शायद ही मैं लिखवाता हूँ, देखो आज मैं लिखवा रहा हूँ, है ना? अगले बार इसका भी नोट्स बना के दे दूंगा, टाइम खराब होता है लिखवाने में। आइए नंबर 1 लिखिए। अब मैं CDRA ऊपर लिखा हुआ तो दीज लिखूंगा तो CDRA समझोगे। लिखिए, दीज आर द quasi judicial bodies, these are the quasi judicial bodies, these are the quasi judicial bodies operating at 3-tier level। 3 टियर, टायर जो बोलते हो तुम लोग, क्या बोलते हो तुम लोग? टियर बोलते हो, टायर बोलते हो? टियर, टायर भी बोलते हैं, जैसे 2 टायर AC, 3 टायर AC। ठीक है, मैं समझ गया, तुम लिखो क्या है? 3 टियर लेवल्स, दैट इज I.E वाला, दैट इज, ठीक है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कॉमा स्टेट एंड नेशनल लेवल। अब इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ये जो तीनों मैं जिसके बारे में पढ़ाऊंगा, दीज आर द, बोलो, क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो ऑपरेट करते हैं कौन कौन लेवल पे? 3 लेवल, दैट इज डिस्ट्रिक्ट। लिखो इधर, देखो, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसके ऊपर होता है स्टेट कमीशन, और सबसे ऊपर नेशनल कमीशन। इस तीनों को क्या बोलते हैं? 3 टियर क्वासी जुडिशियल बॉडीज। और यही क्या है? आपका कंज्यूमर कोर्ट। समझ में आ गया? तीनों का नाम भी लिखवा देता हूं पॉइंट नंबर 2 में। लिखो, पॉइंट नंबर 2 लिखो, लिखो, लिखिए। चलिए, डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं ये, डिस्ट्रिक्ट फोरम लिखा, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, कॉमा, स्टेट कमीशन एट स्टेट लेवल, लिखा, स्टेट कमीशन एट स्टेट लेवल, कॉमा, नेशनल कमीशन एट नेशनल लेवल। कोई बच्चा डिरेल हो गया लग रहा है, डिरेल हो गया तुम लोग। क्या लिखा? डिस्ट्रिक्ट फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, कॉमा, स्टेट कमीशन एट स्टेट लेवल, कॉमा, नेशनल कमीशन एट नेशनल लेवल आर ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर कोर्ट्स, इन्वर्टेड कॉमा में। डिस्ट्रिक्ट फॉरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन एट स्टेट लेवल, नेशनल कमीशन एट नेशनल लेवल आर ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर कोर्ट्स।
मतलब इनका नाम भी है और इसको कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, कंज्यूमर कोर्ट भी बोल देते हैं। 3 टियर है वो तो पहले लाइन में बता दिया था, और क्वासी जुडिशियल बॉडी ये भी तो पहले लाइन में बता दिया था, है ना। आ जाओ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, लिखिए, इन केस ऑफ एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट, in case of any consumer dispute, comma, consumer prefers adjudication of dispute through these these through these CDRAs, CDRA छोटा सा s, through these CDRAs, है ना, छोटा सा s, because of the following benefit, because of the following benefit, because of the following benefit, ठीक है। अब लिखो बेनिफिट, लिखो नीचे, ये कितने नंबर का पॉइंट है तुम्हारा, तो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट के बाद डैश दोगे ना, ऐसे डैश, फॉलोइंग वाला डैश जो होता है दे दिया। अब ए भी बना देते हैं इसके नीचे, लिखो ए, लिखो 3 का ए हो गया ना, ये लिखो 3 का ए, लिखो 3 का ए लिखा। दीज आर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू कोर्ट्स, ठीक है। पहला फायदा ये है कि ये कम खर्चीले होते हैं, कोर्ट में जाएंगे तो ज़्यादा झंझट है, ज़्यादा पैसा खर्च होगा। नंबर लिखो बी, लिखिएगा, लिख रहे हो। दीज का मतलब CDR है। दीज आर नॉट बाउंड बाय द स्ट्रिक्ट प्रोसीजर ऑफ CPC 1908, जानते हो, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्या लिखा, बाउंड बाय द स्ट्रिक्ट प्रोसीजर ऑफ CPC 1908। 1908 कौन है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वही है ना, तुम फुल फॉर्म में लिख लेना, CPC का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या सिविल प्रोसीजर कोड 1908। एंड दस THUS दस, एंड दस आर वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, मतलब ये CPC से बाउंड नहीं है, इसकी वजह से काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा मिलता है, कितना हो गया 3AB, क्या हुआ B, अब C आएगा, लिखो C पॉइंट, लिखिए एडजुडिकेशन थ्रू these CDRAs, छोटा सा s, आर लेस टाइम कंज्यूमिंग, लिखा, आर लेस टाइम कंज्यूमिंग, है ना, हैविंग, या हैविंग काट दो, रिजल्टिंग इन, लिखो रिजल्टिंग इन, हैविंग में रिजल्टिंग इन लिखा, रिजल्टिंग इन क्विकर डिस्पोजल ऑफ केसेस, thereby reducing स्ट्रेस एंड मेंटल एगनी, कुछ ज़्यादा टफ वर्ड लिखवा रहा है? क्या लिखा, स्ट्रेस एंड मेंटल एगनी, मैं एगनी का स्पेलिंग बता दूंगा, मेंटल तक तो लिख लो जो तुम लोग हो। क्या लिखा, थ्रू, बात में चिढ़ाते रहते हैं हमें, क्या लिखा, थ्रू स्ट्रेस एंड मेंटल एगनी, AGONY, मेंटल एगनी हिंदी में लिख लेना, मानसिक तनाव,
मानसिक तनाव, है ना। कोर्ट में बहुत मानसिक तनाव होता है ना, कोर्ट का एनवायरनमेंट देखे, वो बहुत दुखी सा एनवायरनमेंट होता है। कहा जाता है कोर्ट का चक्कर कभी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो मैंने आपको बता दिया। इसमें काफ़ी कुछ मैंने लिखवा दिया। देखा जाए तो CDRA पर अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो पूरा अच्छे से लिख दोगे तुम, और अभी तो पढ़ाने वाला हूँ, है ना। चलिए जी, ब्रेक के बाद क्यों, 12:50 हुआ अभी, तो क्या थोड़ा पहले ब्रेक देके थोड़ा पहले करूँ स्टार्ट, क्योंकि फिर स्टार्ट हो जाएगा तो चलेगा फिर ये, है कि ऐसा ना डिस्ट्रिक्ट इधर बोलूँ फोरम ब्रेक के बाद बोलूँ तो ये ज़्यादा खराब हो जाएगा, है ना। तो ब्रेक टाइम होना चाहिए। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ब्रेक टाइम के बाद क्या होगा, सीधा शुरू कर दूंगा डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, यही ना, ठीक है। बाकी CDRA, अरे बैठो 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 बैठो, तो पहले मुझे लोगों को पूछने तो दो। CDRA के बारे में कितने पॉइंट्स मैंने पढ़ा, 3 पॉइंट्स पहले तुम्हें समझ में आए कि लिख के बैठ गए सिर्फ तुम लोग, क्या क्या समझे, चलो बताओ। सर ये सब क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं जो ऑपरेट करते हैं 3 लेवल, बोलो कौन कौन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले का नाम, स्टेट लेवल वाले का नाम, नेशनल लेवल वाले का नाम, ठीक है। इसको हम और एक नाम से जानते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखवाया था, एक बात बताओ, कंज्यूमर क्यों प्रेफर करता है कि इन्हीं के थ्रू झगड़ा सुलझाए, क्योंकि इकोनॉमिकल है, खर्चा कम है, एडवोकेट की जरूरत नहीं है, और CPC से बाउंड नहीं है, तो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने का फायदा है, संडे वनडे कभी भी हियरिंग करा लेगा, जल्दी डिसीजन हो जाएगा। जल्दी डिसीजन होने से पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, और मानसिक तनाव से भी आप बचेंगे, है कि नहीं। तो ये फायदा है। तो चलिए ब्रेक के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे।